नमस्कार। मेरा नाम इरफ़ान है और हमारे साथ इस वक़्त मिशिगन से जुड़े हैं सुरजीत सिंह जी, जो कि जिनको मैं जानता हूँ कि वो फ़िल्मों में उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है और 2004-5 के बरसों में मेरी नज़र उनकी वेबसाइट पर गई थी और तब से मैं लगातार उनके किए हुए काम, लिखे हुए लेखों और जो उनका फ़िल्मों से जुड़ा हुआ प्यार है, उस तक मैं जुड़ा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। बीच में उन्होंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी बदला था और अ, अभी एक छोटी-सी कम्युनिटी जो कि फ़िल्मों में बहुत गहरी दिलचस्पी रखती है, उनके साथ उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है सुरजीत जी का। सुरजीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक तो ये हमको बताइए कि आप अपने नाम के आगे जो सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर मैं तो फ़ेसबुक पे देखता हूँ और उससे भी प्राध्यापक सुरजीत सिंह आप लिखते हैं। तो प्राध्यापक तो मेरा ख़्याल है लेक्चरर या प्रोफ़ेसर के लिए वो होता है एक शब्द, जो ज़ाहिर है कि आप टीचर वो होंगे, लेक्चरर, प्रोफ़ेसर होंगे। लेकिन आपने ये क्यों, मतलब बजाय लेक्चरर या प्रोफ़ेसर लिखने के बजाय आपने प्राध्यापक लिखना ही प्रेफ़र किया? ऐसा है कि मैंने भारत में शिलांग में, फिर कनाडा में, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में, फिर टेक्सास तक यूनिवर्सिटी में, टीआईएफआर में बहुत जगहों पर पढ़ाया है। तो लोग मुझे प्रोफ़ेसर कहते रहते हैं, प्रोफ़ेसर का टाइटल भी था बीच में कभी। तो जब मैं फ़ेसबुक पर आया तो मैं लिखना चाहता था कि अपना नाम जो है प्रोफ़ेसर सुरजीत सिंह लिखूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोफ़ेसर लिखने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। तो मैंने सोचा अच्छा। प्राध्यापक लिख देते हैं, उनको क्या पता? तो हमने प्राध्यापक लिख दिया, उनको पता नहीं चला कि प्राध्यापक क्या होता है। उन्होंने सोचा ये मेरा फर्स्ट नेम है, तो चलता है। उन लोगों के पास कोई हिंदी भाषी बंदा नहीं है जो उनको बता सके कि ये भी प्रोफ़ेसर ही होता है, तो हमने कहा ठीक है भैया, चलती का नाम गाड़ी कहते हैं इसे। अच्छा, तो हमको आप शुरू से बताइए कि आप भारत से भारत में कब तक थे? कितनी उम्र तक आप भारत में थे? आप पैदा कहाँ हुए? पैदा तो लाहौर में हुआ था हुँ। और पढ़ाई किस तारीख और साल? वो दिसंबर 46 की 8 तारीख थी। अच्छा। जी। तो हमारे पिताजी वहाँ नौकरी करते थे बैंक में, लेकिन हमारा उनका जो ससुराल था, हमारे माताजी का घर, वो रहने वाले तो इधर के पंजाब के थे, लेकिन बिज़नेस सब वहीं था। तो उस बिज़नेस को समेटने के लिए मेरे पिताजी की ज़रूरत थी, तो हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ रहे। मैं तकरीबन 10 महीने का था जब हम मुझे वहाँ से लाया गया। मेरे पिताजी, माताजी और मैं तीनों एक ट्रेन के डिब्बे में, एक्चुअली ट्रेन का जो होता है लैट्रिन का डिब्बा होता है, वहाँ जगह जगह मिली क्योंकि बहुत खचाखच भरी हुई थी। मेरे पिताजी बता रहे थे, लोग खास रहे थे, करते-कराते, तो मैं 10 महीने का था जब हम भारत में आए। मेरी माताजी को तो ट्यूबरकुलोसिस हो गई वहाँ डिब्बे में, तो वो तो जब मैं 7 साल का स्वर्गवास हो गई। उसके बाद हम लोग मैं जमालपुरा एक छोटा-सा गाँव है, मलेरकोटला शहर के पास, मलेरकोटला में पढ़ा हूँ। फिर लुधियाना में पढ़ा, फिर चंडीगढ़ में पढ़ा। 69 में मैंने जब एमएससी कर ली फिज़िक्स की चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर मैं अमेरिका पढ़ने के लिए आया। मैं वहाँ 5-6 साल 75 तक मैं वहाँ पढ़ा। तो मुझे मेरी दादी जी से बहुत लगाव था क्योंकि माताजी के स्वर्गवास होने के बाद दादी जी ने ही पाल-पोस कर बड़ा किया। तो उसने कहा कि अमेरिका जाने की इजाज़त तब दूँगी अगर मेरी 3 बातें मानोगे। वो क्या? कि 3 एम जो होते हैं, माँ शब्द है, उनसे बच के रहो। बास मांस नहीं खाना है, तो हम तो वेजिटेरियन थे, नहीं खाएँगे। मदिरा नहीं पीनी है, कभी शौक नहीं था, वो भी नहीं पी। मेम से भी बच के रहना है, यानी डेटिंग वगैरह नहीं करनी है। तुम यहाँ वापस आओगे, यहाँ आके शादी करोगे। तो हम पीएचडी खत्म करने के 1 हफ्ते के बाद ही हमने टिकटें बुक की और इंडिया आ गए। वहाँ फिर मैं टीआईएफआर में रहा, बम्बई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, 2 साल वहाँ रहा, फिर शिलांग में रहा, वहाँ लेक्चरर था 7 साल तक। अभी हाँ, आपको टोकूँगा सुरजीत जी। शुरू हम तो लोग बहुत बहुत तेज़ी से जंप करते हुए कई-कई दशकों को पार कर रहे हैं, कई-कई डिकेड्स को जंप कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा अभी कुछ ग्राफ़िक डिटेल्स में जाऊँगा। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि दिसंबर का आपका जन्म है, तो बिल्कुल ऐन पार्टीशन, आप 10 महीने के तब यानी कि ठीक पार्टीशन के बीच में ही आपका परिवार लाहौर से भारत आया होगा, ऐसा मुझे लगता है, जैसा कि आपने बताया राइट। कि आप 10 महीने के थे। आप हैं कितने भाई-बहन? मेरी एक छोटी बहन थी, बहुत पहले स्वर्गवास हो गई थी। तो मैं हूँ और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की, एक बच्चा मेरा बड़ा ही मेरा भाई छोटा, काफ़ी छोटा है मुझसे।
वो है, बस 2 ही हैं। अच्छा, तो आपके पिता क्या करते थे? मैं भूल गया, क्या करते अभी आपने बताया था। हमारे पिताजी ने उन्होंने मैट्रिक पास की थी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग स्पेशलिटी थी, तो बैंक में काम करते थे। लेकिन पाकिस्तान से उजड़ के आने के बाद यहाँ उनको 10 साल तक काफ़ी धक्के खाने पड़े। बड़ी मुश्किल के बाद फाइनली उनको आई थिंक तकरीबन 57-58 में अकाउंटेंसी का काम मिला। तो वो जो छोटी-मोटी मिलें होती हैं, खन्ना गोविंदगढ़ के इलाके में स्टील री-रोलिंग मिल्स कहते हैं उनको, वहाँ के फैक्ट्रियों के मैनेजर रहे। कभी किसी फैक्ट्री, कभी किसी फैक्ट्री के। तो मेनली बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और मैनेजिंग ये करते हुए वो रिटायर हो गए। आप लोग जब आए लाहौर से तो मलेरकोटला आए। हाँ जी, हाँ। हमारा हमारा जो पुश्तैनी घर है, मलेरकोटला के पास जो जमालपुरा है, वहाँ पर है तकरीबन 250-300 साल वहाँ से रह रहे हैं, हमें पिताजी बताया करते थे। वहीं हमारा घर था, तो पिताजी तो नौकरी करने के लिए गए थे वहाँ। तो उन्होंने बस वो 10 साल में समझिए बहुत कुछ किया। हम कारपेंटर हैं, पुश्तैनी लोग, हम लोग कारपेंटर यानी बढ़ई हैं। तो हमारे हाँ, हाँ। पिताजी ने ब्लैक स्मिथी, वुड वर्किंग, मेसनरी सभी तरह के काम किए। रहट बनाए उन्होंने कैथल शहर में। उन्होंने रहट बनाने का कारखाना लगाया, हाँ। जिसमें से बड़े-बड़े गाँव में जाकर रहट लगाए। मैं छोटा था, मैंने सब बनते हुए देखा है, पूरा रहट बिगिनिंग टू एंड। तो लेकिन फाइनली वो अकाउंटिंग में उनको जो काम उनका जिसके वो एक्सपर्ट थे, उसमें उनको काम मिल गया। अच्छा, तो मलेरकोटला के इस घर में कितने लोग रहते थे? मतलब आप, आपके पिता, माँ के अलावा दादी? हाँ जी, मेरा मेरे मेरे दादाजी थे, मेरी दादी जी ये तो बड़े थे। हाँ। उसके बाद हमारे पिताजी और पिताजी की दूसरी शादी हुई तो हमारी माँ भी, और एक हमारे छोटे चाचा जी हमारे साथ रहते थे, और एक बुआ-सी जो मुझसे छोटी थी। इतने लोग हम वहाँ रहते थे। और बहन? हमारी बहन बहुत जल्दी स्वर्गवास हो गई। उसको मेरी माँ से बहुत लगाव था, तो उसको भी टीबी हो गई, तो माँ के 1-2 साल बाद वो भी स्वर्गवास हो गई। अच्छा, यानी कि अगर भारत आने के कितने समय बाद आपकी माँ की मृत्यु हो गई होगी? 53, 53। 53 में। और बहन कितनी उम्र हो की होके उसकी डेथ हुई? बहन बहन मुझ मेरा ख़्याल है कि मुझसे 2 साल छोटी थी, तो उसका 48 का जन्म हुआ होगा, तो 6 साल 6 5-6 साल की होगी बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा। तो इस तरह से आपके पिता करीब उनको 10 साल लगे कि जब उन्होंने अपने जीवन को थोड़ा-सा पटरी पर वो ला पाए। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। लेकिन आपकी तब पढ़ाई वग़ैरह क्या हो रही थी? और तब तक आपकी माँ की देहांत के कितने दिनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी? तकरीबन 2 साल बाद। वो तो अच्छा। करना नहीं चाहते थे, लेकिन दादी जी ने कहा कि नहीं, नहीं अभी करना चाहिए, तुम्हारे छोटा-छोटा बच्चा है वग़ैरह-वग़ैरह, तो उन्होंने कर ली। हाँ, तो हाँ। हमारी सौतेली माँ बहुत अच्छी थी, आइडियल जैसे होता है। उसने कभी फ़र्क नहीं समझा, उसका अपना भी बेटा हुआ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जब उसका बेटा 7 साल का था, तो वो भी स्वर्गवास हो गई, ओह! और वो भी ट्यूबरकुलोसिस से ही हुई 68-69 के आस-पास। तो पिताजी फिर काफ़ी देर तक बाद में अकेले ही रहे। अच्छा। अच्छा, तो फिर आपकी मलेरकोटला में क्या पढ़ाई हुई? तो वहाँ हमारा एक वहाँ मलेरकोटला में स्कूल है, श्री आत्मानंद जैन स्कूल, प्राइमरी और हाई स्कूल दोनों हैं, ब्रांचेज़ हैं। तो उसी जैन स्कूल में मेरे पिताजी और मेरे 2 चाचा जी तीनों पढ़े थे, वहीं पर हमें भी भर्ती करा दिया गया। तो मैं 5 साल तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, वही स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश 6वीं में आई। तो छठी तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरे पिताजी को लुधियाना में नौकरी मिल गई, तो हम लोग सब लुधियाना शिफ्ट हो गए, तो फिर मैंने बाद में लुधियाना चला गया। ये 57-58 की बात है। लुधियाना पहुँचकर फिर आपने क्या किया? लुधियाना में वहाँ हमारे घर के पास में एक स्कूल था, जिसका नाम था खालसा नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल। खालसा यानी सिख धर्म वालों ने चालू किया था। नेशनल मतलब कि वो प्रो कांग्रेस थे, क्योंकि दूसरे खालसा स्कूल भी थे जो पंजाबी सूबा के बारे में थे, हक में थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। लेकिन हमारा प्रो कांग्रेस था। उसमें मैं 11वीं जमात तक पढ़ा, हायर सेकेंडरी कहते थे उन दिनों में। उसके बाद जो साहिर लुधियानवी का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, वहीं पर मैंने बीएससी की फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। वो समझो 66 में खत्म हो गई। जी। अ, तो 11th तक यानी 11वीं तक की पढ़ाई आपने फिर लुधियाना से की। और पिता आपके वहीं लुधियाना में रहने लगे थे, जो मैं अब तक की कहानी से ये समझ में मुझे बात आई। तब तक 11वीं तक पहुँचते-पहुँचते आपको क्या करने का इरादा करियर वाइज़, या फिर पिता क्या चाहते थे कि आप क्या करें ज़िंदगी? ऐसा है कि मुझे 9वीं और 10वीं 11वीं तीनों में हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है काफ़ी हाई लेवल पर इंग्लिश किताबों से पढ़ाई गई।
मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद आई, तो मैंने 9वीं में ही फ़ैसला कर लिया था कि मैं फ़िज़िक्स में हाईएस्ट डिग्री जो पीएचडी है वो लूँगा। मैंने पिताजी को बता दिया था। और मेरी माताजी जो दू नंबर 2 माताजी वो कह रही थी कि हाई स्कूल के बाद आपकी शादी कर दी जाएगी। तो मैंने कहा नहीं वो तो नहीं होगी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। क्योंकि उनके यहाँ तो परिवार में हाई स्कूल सब पढ़े, उसके बाद शादी हो गई, काम खत्म, नौकरी ढूँढो, लेकिन बच गया मैं। तो मैं उसके बाद मैं तो कॉलेज में चला गया। बीच में आपको फ़िल्मों का भी बता देता हूँ कैसे शुरू हुआ, आपने पूछा नहीं है बता नहीं, देता नहीं, हूँ। वो तो नहीं, नहीं, पूछूँगा। वो तो पूछूँगा। अच्छा ओके। तो बस 66 तक चंडीगढ़ वहाँ पढ़ा लुधियाना में। वो साहिल मैंने बताया ना गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ लुधियाना साहिल लुधियानवी साहब भी थे। तो उसके बाद फिर चंडीगढ़ चला गया 66 में। चंडीगढ़ में क्या करने पहुँचे? वहाँ हमारे हमें तो क्योंकि बीएससी होगी तो उसके बाद मास्टर्स डिग्री होती है फिज़िक्स की। तो सबसे नियरेस्ट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ही थी, पंजाबी शायद बनी नहीं थी या रेपुटेशन नहीं, चंडीगढ़ में दाखिला लिया। वहाँ पर फिज़िक्स की पीएचडी एमएससी करनी शुरू कर दी, 2 साल लगे। वहाँ पर फिज़िक्स की एमएससी 2 साल में हो गई, अ 68 में। अच्छा, एमएससी करने के बाद फिर आपने पीएचडी भी वहीं की? वहाँ पर क्या हुआ कि एक प्रोफ़ेसर पथरिया थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीडर थे, फिर बाहर विदेश गए थे। वो नए प्रोफ़ेसर बन के आए थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स के। उन्होंने हमें एक कोर्स पढ़ाया, हमें वो बहुत पसंद आ गए। तो हमने कहा कि हम तो आपके साथ ही पीएचडी करेंगे। उसने तो हम मैं काफ़ी अच्छा विद्यार्थी था। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर एमएससी तक हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता रहा हूँ। बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट आया, सेकंड में फर्स्ट आया, थर्ड में फर्स्ट आया, एमएससी पार्ट 1, एमएससी पार्ट 2 में फर्स्ट आया। बीच में मैथमेटिक्स की ऑनर्स भी ली थी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में, उसमें भी फर्स्ट आया। तो पथरिया को कैसे इनकार हो सकता है? उसने कहा हाँ, पीएचडी करो। तो हमने उसके साथ पीएचडी करनी शुरू की। तो 1 साल तक कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद उसने कहा कि भैया मेरा तो मन नहीं लग रहा है। हमने कमरे में बुला के वो कहा, "मैं तो वापस कनाडा जा रहा हूँ, तुम भी अमेरिका वगैरह में पढ़ाई कर लो, अच्छे रहोगे।" तो मुझे मुझे तो शुरू से ही पता था कि हमारे परिवार में पैसों की बड़ी तंगी रहती है, तो बहुत मुश्किल मुश्किल से गुज़ारा होता है। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, वहाँ पर पैसे खूब बनेंगे और पीएचडी भी अमेरिका की हो जाएगी। जब आएँगे वापस तो अमेरिका रिटर्न को बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ज़रूर जाएँगे। तो मैं फिर उस तो 69 में ये सोच के हम यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में आ गए पीएचडी करने। ठीक है, पिट्सबर्ग से ठीक है, फिर वापस पिट्सबर्ग से आते हैं फिर पीछे। वापस आके हाँ, 75 में वापस आ गए पीएचडी खत्म करके क्योंकि दादी जी को कहा था मैं आऊँगा। हमारे प्रोफ़ेसर ने कहा कि नहीं तुम यहीं रह जाओ, पोस्ट डॉक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा नहीं भैया सॉरी आई प्रॉमिस माय ग्रैंडमा आई मस्ट गो। उसने कहा कि अरे यू आर ए वेरी यूनिक पर्सन कोई भी बात नहीं मानता है अपने दादा-दादी को छोड़ो माँ-बाप की बात भी नहीं कोई मानता है यहाँ तो। मैंने कहा भैया हम तो ऐसे ही हैं, तो हम आ गए। अच्छा, तो पिट्सबर्ग से आप अच्छा तो वापस आए। पिट्सबर्ग से हाँ, पिट्सबर्ग से सीधा मैंने टीआईएफआर वालों को चिट्ठी लिख रखी थी नौकरी के लिए। उन्होंने मुझे नौकरी दे दी थी, तो जाते ही वहाँ 1-2 महीने रेस्ट किया। तो उसके बाद बॉम्बे में हमने जॉइन कर लिया जून 69 के आस-पास, जून-जुलाई 69 में सॉरी 75 में टीआईएफआर में मैं फेलो बन के चला गया। अच्छा, तो वहाँ पर आपका रिसर्च का क्या सब्जेक्ट था? वही थ्योरेटिकल फिज़िक्स हम शुरू से करते रहे हैं। तो वही कर रहे थे, कुछ पेपर लिखे, तो 1-2 साल के बाद मैंने उनको कहा कि मुझे तो बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ आपके यहाँ टीचिंग का कोई सिस्टम नहीं है। उसने कहा तो यूनिवर्सिटी शिलांग में खुली है एक, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारे गुप्ता जी जा रहे हैं प्रोफ़ेसर बन के, तुम भी अप्लाई कर दो। हमने अप्लाई किया, हमें लेक्चरर की वहाँ नौकरी मिल गई शिलांग में, हाँ। जो कि मेघालय की राजधानी है, तो वहाँ पर हम चले गए और उसके थोड़ी देर बाद हमने शादी भी कर ली, तभी शादी भी हुई। अच्छा, तो फिर आप वहाँ शिलांग में कितना टाइम पढ़ाते रहे? वहाँ मैं 7 साल तक रहा। फिर वहाँ से उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 साल के बाद हमें लगा कि हमारे यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। एक्चुअली आपको अब तो क्या छुपाएँ, हमारे चेयरमैन साहब जो थे हमें बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि मैं पेपर बहुत पब्लिश करता था। काम बहुत फ़ास्ट करता था, पेपर छापता था, वो लोग कुछ काम-वाम करते नहीं थे। आपको चेयरमैन पता कौन ही है कौन चेयरमैन? कहाँ के चेयरमैन? शिलांग यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन जो थे, अच्छा। आईआईटी कानपुर से थे, भगवान भला करे उनका अब तो शायद दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे साफ़ ही बुला के अपने कमरे कह दिया कि सुरजीत सिंह, आप बहुत होशियार आदमी हैं, यहाँ आपका काम बनने वाला नहीं है। आप यहाँ हम सबको बोर कर रहे हैं, आप कृपया करके आप यहाँ भी पधारिए, तो आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है।
सच्ची बात है। तो मैंने तो मैंने टीआईएफआर में अपने दोस्तों से लिखा कि भैया मैं तो आना चाहता हूँ। उसने कहा, "जब भी आओ, वी लाइक यू, मैंने जब भी आप आना चाहें आ सकते हो।" हुँ, तो फिर मैं 83 फरवरी 83 में मैं टीआईएफआर चला गया परिवार समेत, हुँ, वहाँ से छुट्टी लेकर। तो हुँ। उसमें उस बीच में क्या हुआ, जी, मैंने प्रोफ़ेसर पथरिया को भी लिख रखा था, हमारे पुराने जो प्रोफ़ेसर थे, वो जो कहाँ थे जिनकी तब वो तक? कहाँ थे तब तक? वो कनाडा में थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर बन गए थे वो, हुँ, हुँ, बड़ी देर से। जब से मैं गया हूँ, जब से वो गया हूँ 69 से वो वहीं से जमे हुए थे। हुँ, तो उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद एक्चुअली जगह खाली हो गई पोस्ट डॉक्टरल पोज़ीशन की। तो मैं उसके साथ पोस्ट डॉक्टरल फेलो बनकर यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वाटरलू शहर कनाडा में हम लोग आ गए। हाँ, मेरी पत्नी और हमारा एक बच्चा 4-5 साल का था। हम तीनों वहाँ आ गए और 4 साल तक वहाँ रहे, खूब फिज़िक्स की रिसर्च की। तो उसके बाद भी इंटरेस्टिंग है, हमारी लाइफ़ में मोड़ बहुत आए हैं और बड़े अजीब तरीकों से आए। उसमें क्या हुआ कि अब 4 साल हो गए मैंने कर लिया, तो पीएचडी करे को समझो 75 में पीएचडी की, 87 हो गया, 12 साल मुझे एक्सपीरियंस हो गया। हुँ, तो मैंने टीआईएफआर वालों को लिखा कि भैया मेरा यहाँ काम खत्म हो गया, नाउ आई वांट टू कम बैक टू इंडिया, भारत में आना चाहता हूँ। हुँ, उन्होंने क्या किया कि मुझे ऑफ़र किया बिल्कुल बिल्कुल बिगिनिंग की पोज़ीशन, जो फ्रेश पीएचडी को देते हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा, "अरे भैया मैंने 12 साल रिसर्च की है, पढ़ाया है और कितने पेपर पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल जर्नल में, हुँ, एक तो प्रमोशन कम से कम दे दो।" हुँ, उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ फिर दे देंगे। तो हुँ, मुझे लगा कि अगर एक बार वहाँ चला गया पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। हुँ, तो अमेरिका अमेरिका में मैंने कोशिश की तो वहाँ मुझे नौकरी मिल गई। हुँ, लबक टेक्सास है शहर है, हुँ, जहाँ पर टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी है। हुँ, वहाँ पर मुझे नौकरी मिल गई तो वहाँ मैं चला गया फिर, बजाय हुँ, टीआईएफआर जाने के। अगर मुझे वो एक प्रमोशन दे देते मैं इंडिया में आ जाता तो कहानी दूसरी तो हो जाती। लेकिन बिल्कुल, मोड़ बिल्कुल। आते जाते हैं पता नहीं कौन करता है, कैसे होता है। तो इस तरह से ये कौन-सा साल था जो वो टेक्सास वाली कॉलेज में आप पहुँच 80 गए? से 87 में आया, और हुँ, 87 में आया तो वहाँ आराम से डटे हुए थे, पेपर पब्लिश कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी है नॉर्मल लाइफ़ चल रही है। तो इतने में हमारा बेटा पढ़ता-पढ़ता 10वीं पास कर गया और उसको मिल गया फुल स्कॉलरशिप के साथ, वो भी होशियार है पढ़ाई में। हुँ, उसको जो कैलिफ़ोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक है, कैलिफ़ोर्निया में, उसको वहाँ एडमिशन मिल गई हुँ, बीएससी करने के लिए फिज़िक्स की। तो हाँ, वहाँ आ गया वो। तो ये 96 की बात है। हुँ, 1-2 साल हम भी कैलिफ़ोर्निया जा के उसको मिलते रहे, लेकिन हमारी पत्नी ने कहा कि हम उसको बहुत मिस करते हैं। हम लोग भी कैलिफ़ोर्निया चलें किसी न किसी ढंग से। तो फिर उसके बाद मैंने कैलिफ़ोर्निया में एक प्राइवेट कंपनी के नौकरी के लिए अप्लाई किया। ये 98 की बात है हुँ, और वहाँ पर मुझे नौकरी मिल गई सैन डिएगो शहर में हुँ। और वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। वो लॉस एंजेल्स में था। लॉस एंजेल्स में था, 1 घंटे का ही रास्ता था तो इसलिए अच्छा रहा, उससे मिलते रहे खूब। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि फिर आप वापस भारत में नौकरी करने के सिलसिले में तो कभी नहीं आए। उसके बाद कभी नहीं आया, बस वो 2 बार हमें मौका मिला कि भारत में रह सकते थे। अगर पथरिया साहब नहीं आते, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही मैं पीएचडी करके लेक्चर रीडर प्रोफ़ेसर बन जाता हुँ, और शिलांग में अगर हमारे ढंग के चेयरमैन होते तो वहाँ भी रह सकता था। हाँ। अगर टीआईएफआर ढंग की नौकरी देते वो भी कर सकता था, लेकिन कुछ बात बनी ही नहीं। अल्लाह मियाँ को कुछ और ही मंज़ूर था। अच्छा, तो इस तरह से अब आपको प्रैक्टिकली देखा जाए तो अमेरिका में बीच-बीच के छोटे एबरेशंस छोड़ दें तो रहते हुए कितने साल हो गए? अमेरिका में 87 में आए थे तो कितने देख लीजिए, आप लीजिए 87 13 से तो 2000 हो गए, उसके बाद 22 और हो गए, 35 हो हुँ, गए मेरे ख्याल में। अमेरिका में उसके पहले 4 साल कनाडा में, तो हाँ, हाँ। तकरीबन 40 साल से भारत से निकले हुए हैं और बीच में जाते रहे हैं, लेकिन हाँ, हाँ। वहाँ रहने के लिए नहीं गए। हाँ, हाँ, मतलब आपकी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा विदेश में ही गुज़र रहा है। बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, राइट, अब हम वापस वापस पूरी बातचीत को मोड़ के वापस मलेरकोटला आएँगे और ये ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये फ़िल्मों में दिलचस्पी किस ज्योग्राफ़िकल लोकेल में होना शुरू हुई होगी या राइट। फिर घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच, कोई दुकानें या मतलब रेडियो, मैगज़ीन, अखबार वो कौन-सी चीज़ थी जिसने पहली बार आपके अंदर सिनेमा को लेकर कोई आकर्षण पैदा किया होगा?
सबसे पहले तो गानों की बात आती है। हुँ, हमारे हमारे गाँव में बिजली नहीं थी, घर में बिजली नहीं थी, रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन शहर मलेरकोटला में तो थी। वहाँ पान की दुकानें थीं और कभी-कभी ब्याह-शादी में और ईद का है कुछ है। ओह! आपको बात बता दूँ एक, आपको पता होगा शायद या नहीं, जी कि बताइए। मलेरकोटला शहर की आधी आबादी मुसलमानों की है, तब भी थी, अभी भी है। हुँ, हमारे गाँव की भी आधी आबादी में मुसलमान लोग हैं और बाकी अभी भी हैं, पहले भी थे। हुँ, 50% लोग हमारा मतलब आस-पास में मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं, बाकी हिंदू, सिख भी हैं। जी, तो जी। इसलिए सब तरह के फंक्शन मनाए जाते हैं, सब भाईचारा सब कुछ जो है हुँ, वहाँ। हुँ, हुँ, जी। तो गाने बजते थे गाने बजते थे पुरानी फ़िल्मों के। मुझे याद आ रहा है, सबसे पहला गाना शायद वो 49 के जो फ़िल्म था लारा लप्पा लाई रखदा, उसके बाद आवारा, टैक्सी ड्राइवर, अनारकली, जो भी ये सब गाने सुनने पर मिलते थे ज़्यादातर रिकॉर्डों पर ही हाँ। या पान की दुकानों पर जब शहर में जाते थे। हुँ, हुँ, तो हमारे चाचा जी मुझसे 10 साल बड़े थे, उनसे पूछते थे कि गाने कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं? उन्होंने बताया कि ये फ़िल्मों के गाने हैं। तो उनको फ़िल्में देखने का बहुत शौक था। लेकिन उ आपने उन्होंने चाचा जी से ये बात क्यों पूछी कि ये गाने कहाँ से आते हैं? वो जिज्ञासा है, वो शुरू से ही मुझे जानने की इच्छा है, चीज़ों की गहराई में जाना कि ये कहाँ से जाता है? उसके पहले क्या हुआ जैसे, उसके हाँ, पहले क्या था, उसके पहले क्या था, ये क्यों है? हाँ, अ, हाँ। एक एक आसान सा सवाल बताऊँ जो मेरे दिमाग में आया, उसका मैं जवाब बड़ी देर के बाद मिला। हुँ, लोहा जो होता है, लोहे का टुकड़ा है, तो मैं सोच रहा कि लोहा जो है, लोहा है, आयरन है। हम पढ़ते हैं किताबों में, उसको अगर काट दो तो फिर भी लोहा रहता है। हाँ, मैंने सोचा उसको काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, कब तक वो लोहा रहेगा, कब वो लोहे के अलावा कुछ और हो सकता है? हाँ, इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे पाया क्योंकि हमारे घर में कोई साइंस पढ़ने वाला नहीं था। हुँ, तो सब ह्यूमैनिटीज़ वाले थे। हाँ, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ी 11वीं जमात में जाकर तब पता चला कि करते आयरन का एटम आएगा, उसको तोड़ोगे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तब उसका आयरननेस यानी लोहापंथी उसकी खत्म हो जाएगी। फिर वो लोहा नहीं रहेगा। फिर वो फिर वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सब अच्छा, चीज़ों की गहराई में उससे पहले क्या था, ये कहाँ से आया? फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एवरीथिंग हुँ। शुरू से ही आदत है। उस हिसाब से समझिए कि मैंने पूछा। तो कितनी उम्र में आपको वो किसी एक गाने ने चाहे वो एक लड़की फ़िल्म का गाना हो या फिर बाद के गाने हों, राइट। कितने बड़े रहे होंगे आप और उसमें कौन-सी चीज़ आपको मतलब ये चाचा से पूछने पर मजबूर कर रही होगी? क्या मतलब हाँ जी। था? सिर्फ़ यही कि लोहा कहाँ से आया यानी गाना कहाँ से आया ऐसा या कुछ और? हाँ, ये गाने कौन बनाता है और क्यों क्यों बनाता है और कहाँ से आते हैं? उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बताया जो उनको पता था कि बम्बई में फ़िल्में बनती हैं, ऐसी फ़िल्में होती हैं, तो मुझे कहा उनको तो फ़िल्में देखने का शौक था, तो मैंने भी कहा मुझे भी फ़िल्म दिखाओ, तो उन्होंने मुझे एक फ़िल्म सिर्फ़ उन ज़माने में ये था कि बच्चों को फ़िल्में नहीं दिखाते थे, हुँ, उनको लगता था कि बच्चे फ़िल्में देखने पर बिगड़ जाते हैं। हुँ, अब भी शायद कहते होंगे। तो 52 में मैंने पहली फ़िल्म देखी उनके साथ, मैं तकरीबन 6 साल का था, हाँ, उसका नाम था श्रीमती जी। श्रीमती जी। उसमें श्यामा और नासिर खान जो दिलीप कुमार के भाई हैं हाँ, उनका हाँ। मेन रोल था और भी बहुत से लोग थे। मुझे कुछ याद नहीं था उस समय। बाद हुँ, में मुझे बस इतना ही याद था कि बस कोई कार या जीप कोई पानी में गिर जाती है, हुँ, तो हुँ। मुझे कुछ पता नहीं था। तो वो हाँ, फ़िल्म हाँ, देखी, तो मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि तस्वीरें हैं, पर्दे पर चल रही हैं, लोग बोल रहे हैं, आवाज़ वेरी वेरी फ़ैसिनेटिंग आप समझ हुँ, सकते हैं। हाँ, कि मैंने मैंने पहले किताबों में पढ़ा है तो इमेजिन करना पड़ता था, जैसे लैला मजनू की, अल्फ लैला की कहानियाँ पढ़ी तो अपने मन में बनाना पड़ता कि अली बाबा कहाँ गए और चालीस चोर ने क्या कहा। अब ये स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, हुँ, तो काफ़ी फ़िल्मों के नाम भी सुनते थे, हुँ, तो देखने की इच्छा होती थी लेकिन 6 साल के तो कौन दिखाएगा? हाँ, उन्होंने कभी नहीं दिखाया, लेकिन और गाने आते रहे और हुँ, हम सुनते रहे, दिलचस्पी पैदा होती रही हुँ, और चाचा जी से काफ़ी बातें उसके बारे में होती रही। हुँ, कुछ कुछ लोगों के नाम भी हाँ, जब तक मैं लुधियाना गया समझो 10 साल का था, कुछ थोड़े बहुत लोगों के नाम भी पता चलने लगे जैसे लता मंगेशकर है या नौशाद का संगीत है, थोड़ा बहुत, हाँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि हाँ, हाँ, जिज्ञासा थी तो पूछता रहता था। हाँ, हाँ। ये चाचा खुद क्या करते थे? ये चाचा जी काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी थे। उनको उनको ड्रामे का बहुत शौक था। वो अच्छा, एक एक ड्रामा कंपनी थी, हुँ, हुँ, वहाँ की जो अमेच्योर क्लब्स होते हैं उसमें रामलीला करते थे। हुँ, रामलीला के टाइम पे और बाकी टाइम पर वो दूसरे ड्रामे करते राही ड्रामा करते थे। एक राही राही ड्रामा था जो फ़िल्म पर आधारित था। हुँ, उसमें उन्होंने हीरो का रोल किया था, उनका नाम ही राही पड़ गया। उनका अच्छा, नाम था ओम प्रकाश राही जमालपुरी।
हुँ, ऐसा हुँ। अपना पूरा नाम वो लिखते थे। अभी पिछले पिछले कुछ दिनों में स्वर्गवास हुए हैं। तो अच्छा। उनको तो इनका इतना शौक था फ़िल्मों का कि 10वीं पूरी क्लास वो है, स्कूल ही नहीं गए, फ़ेल हुँ। हो गए बिल्कुल हुँ, हुँ, हुँ। फ़िल्में देख-देख कर और 3-4 बार बम्बई जा चुके हैं एक्टर बनने के लिए। हुँ, तो उन्होंने काम बहुत सारे किए हैं, ये हर एक फ़ैमिली में ऐसा बंदा होता है। फाइनली वो स्कूल टीचर के तौर पर और उसके बाद बिल्कुल एंड में तकरीबन 15-20 साल वो जो जालंधर से अखबार आता है उर्दू का हिंद समाचार, हुँ। उसमें वो उसमें वो सब एडिटर या कुछ ऐसे काम में लगे हुए थे, उर्दू वाले एडिशन में। क्योंकि अच्छा। उर्दू में उनकी पढ़ाई उर्दू में हुई थी, हुँ, हुँ। तो उर्दू में एक्सपर्ट थे। हाँ, तो उनको इस तरह से मलेरकोटला में आपने एक ही फ़िल्म देखी कहा जा सकता है। एक ही देखी है बस उसके ज़्यादा किसी मैंने कहा भी लेकिन नागिन बहुत देखने का बहुत शौक था, लेकिन बिल्कुल मना कर बिल्कुल मना कर दिया। अनारकली देखने का बहुत शौक था लेकिन बिल्कुल मना कर दिया। तो लुधियाना में जब आए, तो पढ़ाई में तो मैं होशियार था मैंने आपको बताया हुआ है। तो जी। जो लुधियाना में आए तो कुछ 7वीं 8वीं में लुधियाना में आया तो कुछ ऐसे दोस्तों से, ऐसे क्लास फेलो से दोस्ती हो गई, जिनको फ़िल्मों का बहुत ज़्यादा शौक था और वो स्कूल से भागकर आराम से फ़िल्में देखते थे। हुँ, हाँ। और उनके 2 दोस्त ख़ास थे, अब तो सॉरी मुझे नाम भी याद नहीं रहे उनके। हुँ, उन दोनों के पिताजी वो ट्रक ड्राइवर थे और पिताजी तो घर से ब दूर ही रहते थे, सिर्फ़ माँ थी, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं था। हुँ, तो वो बस फ़िल्में देखने जाते उनके साथ मैंने फ़िल्में देखना शुरू कर दिया, स्कूल से भागकर आप कह सकते हैं। हाँ, तो मैटिनी शो और आधी फ़िल्म एक दिन, आधी फ़िल्म दूसरे दिन, ऐसे करते-करते फ़िल्में देखी। 59 में ये सिलसिला शुरू हुआ हाँ, और घरवालों को बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि बहुत डर लगता था कि पिटाई होगी, हाँ, पिटाई होगी। हाँ। तो फ़िल्में देखी, मेरा ख़्याल है कि 1 महीने में 1 फ़िल्म देखता होऊँगा ज़रूर उन उन लोगों के साथ मिलकर। तो फिर जो शुरुआती एक जो कहिए एक हैरानी भरा तजुर्बा था जिसमें कि भई चलती-फिरती तस्वीरें सामने दिख रही हैं, वो फिर धीरे-धीरे तो एक तरह से नॉर्मल हो गया होगा कि अब तो भई या है, चलती-फिरती राइट। हैं ही तस्वीरें, फ़िल्म इसी चीज़ का नाम है। तो फिर कुछ और चीज़ों में शायद आपकी दिलचस्पी बढ़ने लगी होगी तभी हाँ जी। लुधियाना में रहते हुए ही। वो बताइए हाँ कि जी। क्योंकि फिर आगे जाने पर फिर वो दिशा उसी में से कुछ निकलती है कि आपका प्रोफ़ेशन तो है फ़िज़िक्स या पढ़ाना या पढ़ना या रिसर्च, लेकिन राइट। फ़िल्म फिर एक अलग तरह से आपके साथ साथ चलती अभी तक चली आ रही है। तो लुधियाना में इन फ़िल्मों को देखते हुए कौन-सी ऐसी चीज़ें आप अब सोच पाते हैं कि वो थीं जिनके साथ रहने बसने का कुछ मन करने लगा? बस वो फ़िल्मों के साथ-साथ फ़िल्मी मैगज़ीन भी पढ़ने का हो गया ना। फ़िल्मी मैगज़ीन जो फ़िल्म फेयर वग़ैरह आता था और एक पिक्चर पोस्ट आया करता था मद्रास से, वो सब पढ़ना शुरू कर दिया। पिक्चर उनसे पोस्ट कुछ क्या और था? मैं समझा नहीं, मैंने कभी पिक्चर पोस्ट नहीं देखा। क्या था? अच्छा शायद अब चला गया है। पिक्चर पोस्ट ऐसे जैसे पेपरबैक होती है उस स्टाइल का मैगज़ीन था। हाँ, हाँ। तकरीबन 40-50 पेज उसमें होते थे। वो आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर जाकर लेके आया करते थे और कहीं नहीं मिलता था। एएच व्हीलर बुक स्टॉप तो लुधियाना में भी था, वहाँ से वो मैगज़ीन हर महीने एक छपता था, मद्रास से छपता था। हाँ, उसमें हिंदी फ़िल्मों की खबरें होती थी, फ़ोटोज़ वगैरह होती थी। थोड़ा बहुत साउथ इंडियन भी होता था पर ज़्यादातर हिंदी फ़िल्मों की होती थी। हाँ, उससे हाँ, पता चलता था कौन-सी फ़िल्में आ रही हैं, किसने क्या किया है। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग काम शुरू हो गया, बीच में दिलचस्पी हो गई कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ये फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये एडिटिंग का काम करते हैं और बीच में चाचा जी से बातचीत चलती रही कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। हाँ, धीरे-धीरे और भी जिज्ञासा फ़िल्मों के बारे में बढ़ती रही। हाँ। लेकिन ज़्यादातर इंटरेस्ट उस समय म्यूज़िक में और ये कौन स्क्रीन पर है, इन 2 बातों में ज़्यादातर ध्यान रहा। अच्छा, सबके नाम जानने की इच्छा उस समय पैदा हो गई थी और हाँ, चाचा जी से पूछता रहता था कि ये कौन है? अरे ये तिवारी है, ये प्राण है, ये कन्हैया लाल जी हैं वगैरह-वगैरह। उनसे काफ़ी पता चला, जो भी उनको पता था मुझे बताते रहते थे। वो काफ़ी जिज्ञासा रहती थी। यानी बाकी जो ब मशहूर लोग हैं उनका तो पता ही था सबको, लेकिन मुझे बाकी लोगों को जानने की भी इच्छा उस समय पैदा हो गई और वो अब तक बरकरार है। अच्छा तो चाचा जी के अलावा दोस्तों में भी कोई ऐसा था जो आप ही की तरह बढ़-चढ़ कर इन सब चीज़ों में दिलचस्पी ले रहा था या फिर आप अपने आप को जिस तरह के एकेडमिक्स में अपने आप को एक्सेल कर रहे थे, उसी तरह आप सिनेमा रिलेटेड क्यूरियोसिटी में भी एक्सेल कर रहे थे अकेले? हाई स्कूल तक तो और कॉलेज में भी कोई ख़ास ऐसा दोस्त नहीं था जिसे फ़िल्मों का शौक था। चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ में 1-2-3 आदमी थे जिनके साथ हम मिलकर फ़िल्में जाते देखने जाते थे और काफ़ी डिस्कशन वग़ैरह होती थी उनके साथ और उनके हमारे जे मिलते-जुलते विचार ही थे हमसे।
लेकिन वो ऐसा है कि किसी को शंकर जयकिशन पसंद है और किसी को नौशाद, किसी को ओपी नैयर, वो सब तो चंडीगढ़ से शुरू हो गया है तकरीबन-तकरीबन कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। लेकिन सब फ़िल्मों को सभी लोग पसंद करते थे और नई-नई फ़िल्में देखना चाहते थे जो भी आती थी। तो फिर ये सिलसिला मेरा ख़्याल है कि लुधियाना के बाद चंडीगढ़ में भी जारी रहा होगा, जबकि अब आप थोड़े हाँ। हायर स्टडीज़ में आ गए थे? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फ़िज़िक्स वहाँ पर पढ़ाई में ज़्यादा जोर था, लेकिन बाकी ये हर हफ़्ते जाकर कोई फ़िल्म देखनी, उसके ऊपर दोस्तों से डिस्कशन करनी और फ़िल्मी मैगज़ीन पढ़ना, ये तो चलता रहा है शुरू से ही, उसके बाद फिर ख़त्म नहीं हुआ है। फ़िल्मी मैगज़ीन तो मैं बिल्कुल आखिर तक लेता रहा हूँ जब तक अवेलेबल थे और दोस्तों से डिस्कशन भी चलती रही है। लेकिन शिलांग में कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला, लेकिन पत्नी मिली और पत्नी को भी फ़िल्मों का बहुत शौक था, तो हम दोनों मिलकर डिस्कस किया करते थे, माधुरी मैगज़ीन इकट्ठे पढ़ते थे और रेडियो सिलोन से गाने सुनते थे, वो सब जब हम नौकरी मिली शिलांग में वहाँ पर शुरू हुआ। पिट्सबर्ग में कोई ख़ास नहीं, वहाँ कुछ ख़ास था ही नहीं था, कभी साल में 1-2 फ़िल्में हिंदी फ़िल्में की आती थी, तो समझिए कि शौक कुछ खत्म हो गया वहाँ, कम हो गया। सिर्फ़ गाने सुनने तक रहा, कैसेट टेप पर गाने सुन लिए, लेकिन फ़िल्मों में कुछ ज़्यादा नहीं बात आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ। अच्छा, तो फिर आपने पत्रिकाएँ मैगज़ीन्स जो थीं, जो वो इकट्ठा भी करना, मतलब कलेक्टर के तौर पर भी आपने अपने को वो किया, मतलब हाँ, सिर्फ़ वो पढ़ना नहीं बल्कि इकट्ठा करना? पढ़ते थे, इकट्ठा करते थे, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था कि इसको सँभाल कर रखा जाना चाहिए, ऐसे ही समझ अभी नहीं थी। ऐसा किया है, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा पत्रिकाओं का इतना महत्व होगा ये पता नहीं था अनफॉर्च्यूनेटली। तो इसलिए माधुरी के जितने भी मैगज़ीन के जो थे, वो सब फेंक दिए। लेकिन जहाँ तक फ़िल्मी इंटरेस्ट का सवाल है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना 81 में हुई, जब मैं शिलांग में था। उसके बारे में मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताना बताइए, चाहूँगा। ज़रूर बताइए। क्या हुआ कि माधुरी मैगज़ीन में एक आया इश्तिहार कि कोई कानपुर के हैं सरदार जी एक हरमंदर सिंह हमराज, उसका इश्तिहार आया कि उसने एक किताब लिखी है। उसका नाम है हिंदी फ़िल्म गीतकोश भाग 3 और इसमें हिंदी फ़िल्मों के 51 से 60 यानी 51 से 60 तक की पूरी जानकारी है। यानी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट और गानों की लिस्ट है, गानों के रिकॉर्डों के नंबर हैं और गाना किसने गाया है और छोटी-मोटी बातें भी हैं, पूरे का पूरा। मैंने कहा, "अरे! ये तो बिल्कुल खज़ाना है।" यानी ये ऐसी चीज़ तो कोई भी जो फ़िल्मों में दिलचस्पी रखता है, उसको तुरंत चाहिए। तो मैंने उसको तुरंत एक पोस्ट कार्ड लिखा हरमंदर सिंह जी को कि मैंने आपका माधुरी में इश्तिहार पढ़ा, मैं ये किताब लेना चाहता हूँ, मैं कैसे लूँ? उसने क्या किया कि आओ देखा ना ताओ, उसने मुझे वीपीपी करके वैल्यूएबल पार्सल से किताब भेज दी। तो तो जी। तो मैं पोस्ट ऑफिस गया और पैसे दिए ₹40 मेरा ख़्याल थे। तो मैंने किताब घर में लाया और खोला, तो मेरा ख़्याल में 2-3 दिन तक तो है आप कह सकते हैं कि मेरे होशो-हवास गुम हो गए, उस किताब में उस जितना काम उस भाई ने किया उसको देखकर। तो मैं बताया मैं मतलब मैं पढ़ा पढ़ा मैंने 3 3 दिन बच्चों को पढ़ाया, खाया-पिया, सोया। मेरे दिमाग में उसके पन्ने जो हैं वो घूम रहे थे कि अरे! आवारा की यहाँ इन्फॉर्मेशन है, मधुमति की वहाँ पर है। यानी समझ लीजिए कि जैसे काया पलट होता है ना लाइफ चेंजिंग सी घटना आप इसको कह सकते हैं, हिंदी फिल्मों के बारे में। तो उसके बाद वो उसको उसको पढ़ते रहे, अपने आप भी उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहे। जो भी हम कभी फ़िल्में देखते थे, तो करते रहे, करते कराते रहे। उससे थोड़ी बहुत और कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुई, लेकिन बाद में फिर फ़िल्में देखते रहे, कुछ इकट्ठा करते रहे, कुछ दोस्तों से, अपनी पत्नी से ज़्यादातर बातें करते रहे, लेकिन फिर करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया और उस समय फिर ऑफ़ कोर्स इंटरनेट आ गया था तब तक और फिर आर्य में उसके बाद फिर जो कहानी शुरू होती है हरमिंदर सिंह जी से दोबारा समझो कॉन्टैक्ट बनाने की और उसकी सभी की सभी किताबें लेने की और आरएमआईएम की कहानी 95-96 से शुरू हो जाती है। वो भी एक लाइफ़ चेंजिंग हाँ, सिचुएशन आप कह तो सकते हैं। अब आप हमको आरएमआईएम के बारे में बताइए। तो उसमें क्या था कि इंटरनेट शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी में थे हम थे, यूनिवर्सिटी में तो इंटरनेट मिल जाता था सबको अवेलेबल था ऑफ़िस में बिल्कुल। तो ईमेल वगैरह होती थी और वहाँ पता चला दूसरे दोस्तों से कि ऐसे डिस्कशन ग्रुप हैं इंटरनेट में बहुत ज़्यादा। तो फ़िल्मों का भी डिस्कशन ग्रुप करते-करते ढूँढ के पता चल गया कि है। तो हम भी शामिल हो गए 92 में शुरू हुआ था ये, जनवरी 92 में तो मैं 95-96 में हमने देखना शुरू कर दिया कि लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या उनको पता है, क्या नहीं पता है।
तो सबसे पहली बात मुझे ये पता चली वहाँ कि तकरीबन-तकरीबन जितने भी वो बंदे हैं, वो सारे अमेरिका के ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। यानी अमेरिका में पीएचडी करने के लिए या मास्टर डिग्री करने के लिए आए हुए थे। तो तकरीबन सबकी 20 से 25 साल की उम्र थी, तकरीबन-तकरीबन सभी नौजवान थे और मैं उनमें से सबसे बड़ा था। मेरी उम्र ही सबसे ज़्यादा बड़ी थी। तो ये पता चला और दूसरी बात ये पता चली कि इन लोगों में से बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदी फ़िल्म गीतकोश नाम की किताब भी है, जिसमें पूरे 5 वॉल्यूम के बारे में लिखा जा चुका है। तो मेरा काम यही हो गया कि लोगों के सवालों के जवाब गीतकोश को देखकर उनको देना। किसी पूछा उस फ़िल्म में कितने गाने थे, रिकॉर्ड नंबर चाहिए वगैरह-वगैरह, तो ये मेरा तकरीबन-तकरीबन काम हो गया। और बाद में जब लोगों ने कहा कि मुझे भी किताब चाहिए, तो मैं एक तरह से हरमिंदर सिंह का एजेंट बन गया। यानी कि लोग मुझे पैसे भेजते थे, मैं हरमिंदर को कहता था कि इसने पैसे भेजे हैं, इसको किताब भेज दो। तो मेरे थ्रू मेरा ख़्याल है सैकड़ों लोगों ने हाँ। अमेरिका में हिंदी फ़िल्म गीतकोश के पाँचों वॉल्यूम मँगाए होंगे, इसमें कोई हाँ। शक नहीं है। अच्छा, लेकिन आरएमआईएम को बनाया, उसका फाउंडर कौन था? मतलब उसके पीछे कोई जो पिवटल उसमें पर्सन? 4-5 लोग थे 1-2 3-3 लोगों के मुझे नाम याद आ रहे हैं। केतन केतन ढोलकिया है, वो डीसी में रहते हैं। एक प्रिंस कोहली हैं, वो भी अब कॉन्टैक्ट छूट गया है। कहीं वो भी मिड ईस्ट में मिड वेस्ट में कहीं रहते हैं और एक सुब्रमण्यम साहब थे। 5-6 लोग थे। उन लोगों ने मिल ऐसा डिस्कशन ग्रुप बनाने का क्या होता है कि प्रपोज़ल देना पड़ता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, उसको प्रपोज़ल देना पड़ता है कि हम ये ग्रुप बनाना चाहते हैं और वो फिर पास करते हैं। तो 5-6 लोगों ने मिलकर प्रपोज़ल दिया था और ये पास हो गया था। आई थिंक फिर जनवरी 1 या 2 92 में पहला आर्टिकल छपा था। पहला या दूसरा और पहला मेरा ख़्याल पहला दूसरा सवाल तमिल फ़िल्मों के बारे में प्रोबेबली था। मैंने एक्चुअली आपको श पता है शायद कि मैंने उसकी हिस्ट्री की 25वीं सालगिरह पर मैंने उस पर एक किताब लिखी थी जिसमें बहुत से आर्टिकल वग़ैरह छपे थे। तो उसमें मैंने 1-2 पहले जो आर्टिकल छपे हैं वो भी लिखे थे। उसमें बहुत लोगों ने योगदान दिया। काफ़ी अच्छे-अच्छे आर्टिकल लिखे और जिन लोगों ने फ़िल्म फेयर, माधुरी वगैरह से छपे हुए, काट के रखे हुए थे, उन लोगों ने बड़ी मेहनत से टाइप कर के उसपे छापे। तो सैकड़ों आर्टिकल उसमें ऐसे लोगों ने छापे एज़ ए पोस्ट कि बहुत जानकारी लोगों की बढ़ी जिनको पता नहीं था। काफ़ी गरमा-गरम डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन वहाँ बहुत सालों तक मिलती रही है। अच्छा, तो ये जो वर्चुअल स्पेस में जो ये सब चर्चाएँ चल रही थीं, उसमें एक शेयर लव विद म्यूज़िक, यही एक उसका कहिए कि एक सेंट्रल मोटिवेटिंग फैक्टर रहा होगा, कि बिल्कुल, बिल्कुल, फ़िल्म बिल्कुल। म्यूज़िक को लेकर एक तरह की ऐसे लोग जो भारत की ज़मीन पर नहीं रहते हैं और उनको वहाँ पर अमेरिका में या कनाडा में या मिडल ईस्ट में जहाँ भी हैं वो, उनको फर्स्ट हैंड ऐसी कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग का कोई फोरम नहीं था, तो वो उस खाली जगह को आरएमआईएम ने भरा। भरपूर ढंग से भरा, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत लोगों के कितने अच्छे-अच्छे दोस्त बने और एक-दूसरे को मिले भी बाद में और इतनी पुरानी दोस्तियाँ उन लोगों से हैं कि उनसे बातें करके और डिस्कशन करके बहुत आनंद आता है। इसमें कोई शक नहीं है। 92 में जब आप जुड़ गए थे, तब तक तो आप वर्चुअली ही जुड़े थे, और लेकिन फिज़िकली कब कब आप लोगों की कब आमने-सामने मुलाकातें होना शुरू हुई होंगी आरएमआईएम में? हाँ, मीटिंग मेरा ख़्याल है 94-95 में शुरू हो गई थी ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट पर, लेकिन मैं पहली बार 99 की मीटिंग में गया था, जहाँ उन लोगों ने सरदूल कवात्रा को बुलाया हुआ था, तो उनसे बातचीत हुई। वो बे एरिया में क्या कहते हैं सैन फ्रांसिस्को एरिया में मीटिंग हुई थी, उसमें मैं गया था। उसके बाद मैं तकरीबन हर साल एक मीटिंग में कम से कम जाता था। एक denver में मीटिंग हुआ करती थी, डॉक्टर गुरी हैं, डॉक्टर गुरबख्शी सिंह बग्गा गुरी, उनके घर में हुआ करती थी, अब कम हो गई है। और एक ईस्ट कोस्ट में हुआ करती थी, वाशिंगटन डीसी एरिया में या न्यूयॉर्क एरिया में और वेस्ट कोस्ट पर हुआ करती थी, तो काफ़ी मीटिंगें हुआ करती थी। यस, अब शायद कम हो गई लेकिन मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा होती हैं, यहाँ कम होती हैं मेरे ख्याल में। लेकिन बैंगलोर और मद्रास में मीटिंग ज़्यादा होने लगी हैं। यहाँ कुछ कम हो गई है क्योंकि वो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे ना। मैंने बताया ना कि स्टूडेंट पढ़ गए, नौकरी मिल गई, बूढ़े बूढ़े हो गए, उनके अपने बच्चे हो गए, ज़िम्मेवारियाँ हो गई आई थिंक सो थोड़ा कम हो गया है उनका मिलना-जुलना। हाँ, तो अगर देखें कि जो
चाहे वो पॉपुलर म्यूज़िक हो या सिनेमा हो, अ, उसका ये एक तरह का अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड की तरह आरएमआईएम, मैं ऐसे देखता हूँ कि वो एक इस तरह की एक्टिविटी जो कभी मेनस्ट्रीम इंडियन मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होगी, इंडियन फ़िल्म हिस्टोरियन राइट। जो बड़े-बड़े हैं, वो भी कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन लोग अपने मज़े के लिए और अपने एनरिचमेंट के लिए एक छोटी-सी कम्युनिटी बनाकर, लेकिन उसमें आपकी अगर देखें तो आकर्षण आपके लिए उसमें बने रहना और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना किस वजह से हो रहा होगा? कुछ तो आपको ज़रूर उसमें एक सब्सटेंस दिख रहा होगा जो हर गुज़रते, एक एक होता है कि एक फ़ोरम बन गया, वो एक टाइम के बाद स्टेल हो जाता है और अ, फिर बातें दोहराई जाने लगती हैं। जनरली ग्रुप्स का यही होता है। ये लेकिन यहाँ ज़रूर कुछ नई-नई बातें पता चलती रहती होंगी, इसलिए इतने लंबे टाइम से आप भी उसके साथ जुड़े रहे। हाँ, वो तो है ही। ऐसा है कि बातें बहुत ज़्यादा हैं। हिंदी हिंदी फ़िल्म जो है, हिंदी फ़िल्में 31 से शुरू हुए हैं। किसी भी डेकेड को लेकर आप बहुत देर तक डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे लिए ज़्यादा आकर्षण, मैं कंट्रीब्यूट तो करता था, मैंने बताया कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, जो मुझे पता है लोगों को बताना। पढ़ना और पढ़ाना शुरू से मेरी आदत रही है। आप नया ज्ञान प्राप्त करना और दूसरे लोगों को उसके बारे में बताना। तो वो तो करता ही है, लेकिन मुझे जो वहाँ से मिला वो था ज़्यादातर कि हिंदी फ़िल्मों में क्लासिकल म्यूज़िक की क्या योगदान है। बहुत से लोग थे जो क्लासिकल म्यूज़िक में एक्सपर्ट थे, जो बताते थे कि यहाँ कौन-सा ताल बजा है, कौन-सा इंस्ट्रूमेंट बजा है, कौन-सा राग बजा है। मुझे उसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे उसने आकर्षित किए रखा, क्योंकि लोग उस पर लिखते जाते थे, बोलते जाते थे, डिस्कशन करते जाते थे और मेरा उससे ज्ञान बढ़ता जाता था। तो ये पक्का था। आरएमआईएम के बारे में 1-2 बातें आपको बताना चाहता हूँ, जी। वो छूट ना जाए। जी, ज़रूर, ज़रूर। मेरे दिमाग में है क्या, एक दिलचस्प घटना बताता हूँ। बहुत देर से लोग लिखते आ रहे हैं कि सरस्वती देवी जो है वो हिंदी फ़िल्मों की सबसे पहली फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर है। सुर रंगून माना से लेकर सब लोगों ने लिखा है। जब पहली बार लिखा गया तो नसीम बानो ने कहा कि अरे नहीं, नहीं, जद्दन बाई ने कहा अरे नहीं, उससे तो पहले तो मैंने किया था। तो गीत कोश में देख लो तो दोनों फ़िल्में एक साल ही आई हैं, तो कैसे पता चले? तो किसी ने सवाल पूछा आरएमआईएम पर, तो मैंने एज़ यूजुअल लिख दिया कि भैया 2 लोग कह रहे हैं और सच्चाई किसी को क्या पता है सच्चाई? या जद्दन बाई होगी या सरस्वती देवी होगी। तो मेरा एक दोस्त है बे एरिया में, उसका नाम है धनंजय नानीवाडेकर। उसने कहा कहते तो अपने आप को प्रोफ़ेसर हो, पर बिल्कुल अज्ञानी हो। मैंने कहा भैया वो कैसे? उसने कहा कि तुमने गीत कोश ले लिया है लेकिन पढ़ा नहीं है। अगर गीत कोश में देखा जाए तो उन दोनों लड़कियों से पहले 1 साल पहले एक और लड़की ने म्यूज़िक दे रखा है फ़िल्मों में, और हिंदी फ़िल्मों की पहली म्यूज़िक डायरेक्टर एक्चुअली वो है। ये दोनों में से कोई भी नहीं है। मैंने कहा बताओ कौन-सी है? ये सब डिस्कशन मौजूद है आरएमआईएम पर, आप पढ़ सकते हैं। उसने बताया कि इशरत जहाँ बिब्बो, इशरत सुल्ताना और बिब्बो जिसका नाम है, उसने सबसे पहले फ़िल्मों में म्यूज़िक दिया था और वो इन लोगों से 1 साल पहले दिया था। और ये डिस्कवरी आरएमआईएम में हुई है, इसका हमें बहुत घमंड है, फ़ख्र है और सब दुनिया को हम बताते रहते हैं, कभी बताने से थकते नहीं हैं। जब भी कोई सरस्वती देवी का और उसका जद्दन भाई का नाम लेते हैं, हम तुरंत बताते हैं कि नहीं ये गलत है। तो एक तो ये अच्छी बात है। एक बताना ज़रूर बताना चाहता था आपको। दूसरी बात ये है कि बहुत लोग कहते रहते लता ने 25,000 गाने हैं गाए हैं, रफ़ी ने 30,000 गाने गाए हैं। तो हमने कहा देखो भैया गीत कोश में है, उसमें काउंट कर लो। लता के 5-6 हज़ार हैं, रफ़ी के 5,000, उससे ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन लोग रफ़ी के भक्त तो इंसिस्ट करते रहते हैं कि नहीं जी गाए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि जो लिस्ट बनी हुई है गीत कोश में, तुम कहते हो 25,000 गाने रफ़ी के हैं, तो ये 20,000 गाने तो छोड़ो, कम से कम 100 गानों की लिस्ट तो दे दो। बताओ कौन-सी फ़िल्म में उसने गाना गाया है और कब गाया है? तो मैम आपकी बात मान लूँगा कि उसने गाने गाए हैं, तो कोई तैयार नहीं था। तो एक बंदे ने सुझाव किया कि तुम, अमेरिका में एक एक्सप्रेशन है, व्हाई डोंट यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़, यानी अगर बातें बनाते हो तो पैसे भी दो। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने आरएमओ पर डिक्लेयर किया कि जब कोई रफ़ी का एक भी गाना, जो प्रचलित गाने सबको पता है, जो गीत कोश में लिखे हुए हैं, उसके अलावा एक भी नया गाना कोई मुझे बताएगा, उसको मैं $1 दूँगा। अच्छा। अच्छा। और अगर कोई दूसरा गाना बताएगा उसको $1 और दूँगा एंड सो ऑन। तो 1-2 लोगों ने फिर कुछ गाने बताए जो कि सिर्फ़ फ़िल्मों में ही मौजूद थे, डिस्कोर्स में नहीं थे, उनको मैंने अवार्ड दिया भी। लेकिन किसी तरह कानो-कान ये बात इंडियन एक्सप्रेस वालों के पास पहुँच गई।
तो वहाँ की एक लड़की ने नाम भूल गया, उसने मुझे इंटरव्यू इंटरव्यू ली मेरी, उसने इंडियन एक्सप्रेस में छाप दिया कि एक अमेरिका में प्रोफेसर सुरजीत सिंह रहते हैं, उन्होंने चैलेंज किया है कि रफ़ी के गाने ढूँढो और डॉलर बनाओ वगैरह-वगैरह। मैं आपको कटिंग भेजूँगा उसकी, उसकी अखबारों की कटिंग मेरे दोस्तों ने मुझे भेजी। जी। तो वहाँ से ऑफ कोर्स एजेंसी ने पकड़ लिया और बहुत से हिंदी और अंग्रेज़ी खबरों में अखबारों में छप गया कि कोई सुरजीत सिंह जी बैठे हैं और रफ़ी के गाने बताओ और डॉलर पे डॉलर बनाओ। ये 2 बातें मुझे लगता था कि आपको ज़रूर बतानी चाहिए। जी, ये तो बहुत अच्छी जी, बात ये तो आपने बहुत बताई। अच्छी बात आपने बताई। मैं देखता हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट पे बहुत हज़ारों गाने डिजिटाइज़ करके लगाए और उसमें एक क्या पशुपलित पटेती ऐसे कुछ कमलाकर एक एक नाम 2-3 नाम बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पर हैं कि उनके कलेक्शंस से बहुत सारा म्यूज़िक आपने डिजिटाइज़ करके हालाँकि वो एमपी3 थोड़ा-सा कॉम्प्रेस्ड क्वालिटी में है क्योंकि वेबसाइट पर स्पेस और अपलोड करने का भी एक मामला होता होगा। वो राइट। क्या कहानी है? वो जो बहुत सारे रिकॉर्डों को डिजिटाइज़ करने का ये क्या है? वो ऐसा हुआ कि आरएमआईएम जो है बिल्कुल जो आरएमआईएम जो है ग्रुप था वो टेक्स्ट बेस्ड था, वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते थे। तो लेकिन लोग गाने शेयर करना चाहते थे। लोग कहते हैं कि मेरे पास ये गाने मैं दो दे भेजना चाहता हूँ, कैसे भेजूँ? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं वेबसाइट बनाता हूँ, मुझे भेजो। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे गाने भेजने शुरू कर दिए। तो उसमें से कमलाकर पसुपुलेती आपने बताया, एक हेमराज जैन थे आगरा के, उन्होंने भेजे। हमारा एक दोस्त नरसिंह है यहाँ, उसने भेजे। बहुत से लोगों ने भेजे और एक पाकिस्तान का दोस्त बना डॉक्टर ख़ाबर सिद्दीकी। उसने पेशावर में 2 बंदे थे, एक का नाम अकबर था और दूसरे का नाम अलादाद खान था। उनके पास रिकॉर्ड थे, उनके पास कैसेटें उनके पास से ले लेकर एमपी3 बना कर मुझे भेजे। तो ये कलेक्शन के नाम से मैंने रखा हुआ है कि इसकी कलेक्शन है, इसकी कलेक्शन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। और फिर आरएमआईएम में भी कैसेटें और सीडीज़ बाद में हर मीटिंग में कुछ ना कुछ भेजते थे, उनको भी मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। आरएमआईएम की पूरी कलेक्शन भी वहाँ पर है। मेरे अपने भी गाने हैं, मैं ज़्यादातर फ़िल्मों से निकाल कर गाने डाला करता हूँ, क्योंकि लोगों के पास रिकॉर्डों के गाने हैं, मुझे फ़िल्मों का शौक है। तो करते बहुत ज़्यादा हो गई, हर रोज़ कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। और जहाँ तक आपने बताया है कि आपने कहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरी वेबसाइट पर। मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो इन्फॉर्मेशन लोग एकेडमिक लोग जो हैं रिसर्च करते हैं फ़िल्मों पर, वो नोटिस करने लगे हैं। अब एक किताब में आया है, ये इन्फॉर्मेशन आई है कि मैं आपको रेफ़रेंस भेजूँगा बाद में कि पहली फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो अ, बिब्बो है और दूसरी दोनों नहीं है, किसी ने लिख दिया है और हमारा रेफ़रेंस देकर ही लिखा है। इसी तरह जो मेरी एडवीना की किताब है, उसका रेफ़रेंस देकर लोगों ने अपनी किताबों में यूज़ किया है कि एडवीना ने ये कहा है, एडवीना ने वो कहा है। मेरी इंदु रानी की किताब के बारे में भी लोगों ने रेफ़रेंस देके कहा है कि इंदु रानी यहाँ से आई थी, वहाँ गई थी। उनकी यानी लोगों की जो एकेडमिक लोग हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं यूनिवर्सिटियों में, जो फ़िल्म स्टडीज़ पर रिसर्च करते हैं, वो अब हमारी किताबों में और वेबसाइट में जो है उनको इस्तेमाल करने लगे हैं, उसका रेफ़रेंस देने लगे हैं। तो इससे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम हमारे काम को कुछ रिकॉग्निशन मिल रही है। वैसे हम तो शौकिया करते हैं, नेकी कर दरिया में डाल हमारा असूल है। नहीं, नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा काम है। मैं तो देखता हूँ कि बिना अ, उस दीवानगी और एक पैशन के बिना वो हो ही नहीं सकता था। पहले होता था कि किसी के पास कोई चीज़ है, वो देना नहीं चाहता। यहाँ पर एक अकबर शाह करके एक कैसेट बेचने वाला आदमी था। कैसेट और रिकॉर्ड दिल्ली में जामा यप, मस्जिद नहीं के मुझे पास। मालूम है, हमें मालूम है, यस, हाँ, यप। तो लेकिन बड़ी मुश्किल होती थी ये एक-एक गाने के लिए उस वो जितने पैसे माँगा करता था और मतलब वो ज़माना अगर याद करूँ जब एनालॉग पूरा ज़माना था और कोई भी राइट, डिजिटल रिसोर्स नहीं था, तो बहुत मुश्किल होती थी एक-एक गाने के लिए। अब वो मन्ना डे ने कोई हाँ, अंगुलीमाल का कोई गाना था, उसके लिए मैं कितना परेशान हुआ और आखिरकार मतलब जिनके पास होता था वो उसको ऐसे छुपा कर रखते थे कि देना नहीं हाँ, है ना? सही बात है, लेकिन फिर आप देखिए कि जो जिन 3-4 लोगों के नाम आपने लिए वो सिर्फ़ 3-4 नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। वो समझिए 10-15 हैं कितना कम से कम। हाँ, कितनी सेल्फ़लेसली उसमें कितने ह्यूमन आवर्स जाते हैं अगर आप देखिए कि किसी बिल्कुल, रिकॉर्ड को अगर आप कम से कम उसको प्लेएबल बनाएँ, उसको साफ़ करें, मेंटेन करें, उसको फिर स्टाइलस पे रखें, फिर उसका एक कनेक्शन करके उसको एक डिजिटल इंटरफ़ेस बनाएँ, फिर उसको क्लीन करें, फिर उसको मतलब
वो बिना पागलपन और उस पैशन के बिना हो ही नहीं सकता। तो आप हमको बताइए ये जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में थे या आगरे में थे या ये कमलाकर जी थे, ये इन लोगों के बारे में कुछ बताइए कि मतलब क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे थे इससे इनको कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं था कि भई कोई चीज़ आप अपने पास उन्होंने 2000 रिकॉर्डों को डिजिटाइज़ किया और उसके बदले में उनको कुछ डॉलर मिले। कुछ नहीं मिला। तो ऐसा है कि बस ये कोई दीवाने कह सकते हैं। यानी वो उनको लगता है कि मैं ये गाने सुनकर इतना खुश हो रहा हूँ, जिन लोगों ने कभी नहीं सुने हैं अगर वो सुनेंगे, तो कितना खुश होंगे। ये सोचकर मेरा ख़्याल है लोगों ने गाने दिए हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जब मुझे कोई रेयर गाना मिलता है कहीं से मैं देखता हूँ, अरे! ये तो इतना अच्छा गाना है, ये सबको सुनना चाहिए। और ये अनिल विश्वास का गाना है, अनिल विश्वास का फैन जो है, इतने सालों से ढूँढ रहा है, आई मस्ट गिव हिम। तो उस तरह का विचार बहुत से लोगों के हैं। ये आई थिंक उनके पास भगवान की दया है या कुछ भी है, रहमो-करम है कि ऐसे लोग दुनिया में हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं, जो ऐसा करने को तैयार हैं। मैं तो तैयार हूँ ही, लेकिन मेरे जैसे दीवाने और भी दुनिया में हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है। फिर भी हमको बताइए अगर आपकी मुलाकात इन लोगों में से किसी से हुई हो जैसे कि हेमराज जी हैं या कमलाकर जी हैं या खाबर जी हैं, तो वो कैसे लोग थे? वो क्या करते रहे होंगे? मतलब जब आपकी मुलाकात मतलब चाहे आमने-सामने हुई हो या बातें हुई हों उनकी इंस्पिरेशन क्या रहे होंगे? और वो कै उनके उनके आय के स्रोत क्या थे जो इतना एक इस दीवानगी को उन्होंने एक ऐसे फरागदिली से लुटाया। ये ज़्यादातर तो इनमें से विदेशों में रहने वाले लोग थे। ख़ावर साहब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वहाँ पर पोस्ट डॉक कर रहे थे। और कमलाकर पशुपति जी अमेरिका में रहते हैं, उनकी पत्नी नौकरी करती है, खुद भी नौकरी करते हैं, आई थिंक उनके बच्चे भी यहाँ रहते हैं। तो उनके पास रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड कलेक्टर हैं, तो रिकॉर्डों से गाने उन्होंने दुनिया को देना चाहे। और ख़ावर साहब को डॉक्टर ख़ावर को बहुत शौक था, तो वो पेशावर में जा जाकर उनसे अलादाद खां से और अकबर साहब से गाने डाला करते थे, उनको भी शौक था। और नरसिंह जो है वो अमेरिका में उनसे मिलता हूँ। इन लोगों में से सिर्फ़ नरसिंह को मैं मिल चुका हूँ, बाकी लोगों से नहीं मिल पाया हूँ। तो नरसिंह जी तो आरएमआईएम की मीटिंग में आते थे ना, तब मुलाकात हुआ है। वो तो पंजाब के रहने वाले हैं, जालंधर से हैं ओरिजिनली। तो उनको बस यही उनको फ़िल्मों का और फ़िल्मी गानों का बहुत ज़्यादा शौक है। और देने का गाने देने का और भी ज़्यादा शौक है। वो अपना आइपॉड जहाँ भी कहाँ आरएमआई की मीटिंग में आइपॉड अपना ले जाते थे, जिसमें भी 50-60 गीगाबाइट के गाने होते थे और लोगों को दे देते, भैया इसको जितने चाहे लोग कॉपी कर लो। और सब लोग कॉपी करना करते थे, रात भर होता रहता था, आराम से करते थे, उनको कोई मुश्किल नहीं थी और बिल्कुल वो चाहते थे कि लोग। और फिर बाद में मैं अपनी वेबसाइट पर भी डालता डालता रहता था, 10-10, 15 करके। तो ये उनका शौक है। और पैसों की जहाँ तक ख़्याल है कि वो सेटल्ड इन यूएस या ऑस्ट्रेलिया, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर तो आपको पता ही है कि अमेरिका में पैसे दरख्तों पर लगते हैं, तो इसलिए यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। जी, जी। जी, जी। अच्छा और ये आगरे अच्छा, और वाले ये जो थे? आखिर हाँ, ये जो है ये साहब मेरा ख़्याल है जर्नलिस्ट थे, मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है। इन्होंने मेरी वेबसाइट देखी शुरू-शुरू में, उन्होंने कहा कि आप वेबसाइट पर जो गाने डाल रहे हो उनको सिस्टमैटिक ढंग से डालना चाहिए। तो मैंने कहा भई मेरे पास तो सिस्टमैटिक ढंग से है नहीं। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास बहुत गाने हैं, मेरे पास रिकॉर्ड हैं और फ़िल्में हैं और मैं उनको आपको भेजूँगा। तो उन्होंने मुझे भेजने शुरू किए और बिल्कुल शुरू से उनकी जो रिकॉर्डिंग थी 31 से 32 से लेकर आई थिंक वो 46-47 तक ही जा पाए, उनके बाद उनका स्वर्गवास हो गया और बाद में फिर काम ख बंद हो गया। लेकिन उनकी ख़ासियत ये थी कि वो क्योंकि जर्नलिस्ट वग़ैरह थे, आई थिंक वो बहुत लोगों को जानते थे। उन लोगों ने बहुत से गाने तो नौशाद और म्यूज़िक डायरेक्टरों से जाकर भी लिए थे, यानी और कहीं मिलते ही नहीं थे, सिर्फ़ उनके ही पास थे। तो ऐसे भी रेयर गाने हमारी वेबसाइट पर हैं। तो उनको उनको भी आई थिंक वो विचारों से कम्युनिस्ट थे, तो इसलिए उनका वो दुनिया जनता का भला करना और सबके साथ शेयर करना तो था ही। आई थिंक ही वाज़ ए लेफ्टिस्ट और ए कम्युनिस्ट ऑफ सम काइंड। हेमराज जैन उनका नाम है। वेबसाइट पर मैंने उस उनका एक पेज बनाया हुआ है, जिसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन उनके बारे में लिखी हुई है। आप वहाँ देख सकते हैं। हेमराज जैन ये हेमराज आगरे जैन ये आगरा में थे, हाँ जी।
राइट। अच्छा, आरएमआईएम पर भी मुझे कुछ धुंधली-सी याद आती है कि एक ऐसे आदमी का आगरे में ही ज़िक्र हुआ था, जिसने मतलब रेडियो के ब्रॉडकास्ट जितने होते थे, जिनमें पुराने गाने बजा करते थे, उनको वो कैसेट पर रिकॉर्ड कर कर के रखा करते थे। और उसमें कुछ ऐसा मुझे याद आता है कि मैंने पढ़ा कि उनके घर में मतलब फर्श से लेकर छत तक वो कैसेट ऐसे भरे रहते थे। ऐसी कुछ बात भी इन्हीं हेमराज जी के साथ थी या कोई और आगरे के थे? ये मेरा ख़्याल है कोई दूसरे होंगे, क्योंकि हेमराज जी साहब के साथ तो मैंने ऐसा सुना नहीं है उनके पास ऐसा था। हुँ, हुँ। लेकिन कुछ कुछ दूसरे साहब होंगे, मुझे ठीक याद है। नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर इसी उदाहरण को ले लें, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है कि अब चाहे वो रेडियो सिलोन से कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा हो या फिर बाद में जो-जो भी इधर-उधर रेडियो पे जहाँ गाने रेयर-रेयर बजा करते थे, उनके ऑफ ब्रॉडकास्ट जिसे कहते हैं कि तब जब ये आ गए मैग्नेटिक टेप, तब ये तो आसान था कि सिर्फ़ हवा में कोई आएँगी तरंगे और चली नहीं जाएँगी, बल्कि आप उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग राइट। अपने इस शौक और पागलपन में ये सब भी करते। तो मतलब इसका भी कुछ हमको बताइए। आप लोग आरएमआईएम में जुड़ते-उड़ते होंगे, तो अजीबो-गरीब किस्म के ऐसे किस्से कि मतलब दीवानगी यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग क्या-क्या नहीं करने लग जाते? इसमें इस सब में नरसिंह साहब बहुत एक्सपर्ट हैं। वो हाँ। बहुत देर से रेडियो सिलोन के गाने काफ़ी करते रहे हैं, बल्कि अब भी करते हैं। अब जो रेडियो सिलोन का हर रोज़ का प्रोग्राम आता है, आपको हैरानी होगी हुँ, कि वो हर रोज़ टेप करते हैं और हर रोज़ को यूट्यूब में कोई एक चैनल है, वहाँ पर डालते रहते हैं। वो हैं 3-4 दोस्त मिलकर करते हैं वो, हर हुँ, रोज़ करते हैं, अभी भी करते हैं। और उसमें मेन आदमी वही नरसिंह जगदीश जो मैंने अब बताया है। न्यू जर्सी में रहते हैं नरसिंह डी. जगदीश, वहीं पर हैं। उनका फ़ेसबुक का ग्रुप है एक रेडियो सिलोन लवर्स क्लब और ऐसा कुछ नाम है। उसमें हर अच्छा। रोज़ सुबह आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल के प्रोग्राम जो सारे हैं, वो इंटरनेट पर यूट्यूब पर पहुँच गए हैं, हाँ, जा हाँ। चुके हैं। ऐसा है कि पुराने ज़माने में तो हीरो-हीरोइन खुद गाते थे और खुद ही एक्टिंग करते थे। उनमें से पहले सुपरस्टार तो ऑफ़ कोर्स सहगल साहब थे कलकत्ता में, और उनके साथ कानन देवी के ने बहुत गाने गाए हैं, सहगल और कानन, और दूसरे कलकत्ता के आर्टिस्टों ने गाए हैं। और इधर अगर बम्बई में आ जाएँ तो प्रभात वालों के पास शांता आप्टे और दूसरे लोग थे, जो जो जिन्होंने बहुत गाने गाए हैं और काफ़ी मशहूर हुई हैं अपने ज़माने में। और बॉम्बे टॉकीज़ में तो अशोक कुमार के बाद जितनी हीरोइन रही हैं, देविका रानी और लीला चिटनेस वगैरह ने खूब डट के गाने गाए, वो भी मशहूर रहे हैं। जी। अछूत कन्या तो सबको मशहूर है कि बहुत गाना उसका, जो मैं बन बन डोलू रे वाला गाना हाँ, बहुत मशहूर हुआ था। हाँ, हाँ। तो इस 3-4 कंपनियाँ थी और इन लोगों के बहुत रिकॉर्ड बने हैं, और दूसरे लोग जो गैर फ़िल्मी थे या साउथ के, वो भी आए हैं। हमारी जो सुब्बुलक्ष्मी हैं, उन्होंने 47 में मीरा बनाई थी, उसके हुँ, गाने बहुत हिट हुए थे। और बंगाल में जूत्का राय ने भजन गाए थे, लेकिन फ़िल्मों में भी उन्होंने गाने गाए हैं, वो भी हिट हुए थे। और जो आपकी बहुत ही सुपरहिट फ़िल्म किस्मत थी, जो बॉम्बे में रॉक्सी सिनेमा में 3 साल, 3 से 4 साल, साढ़े 3 साल लगातार एक ही सिनेमा में चलती रही। उसमें पारुल घोष और अमीर भाई कर्नाटकी और अरुण कुमार के गाए हुए गाने कितने हिट हिट हुए, वो दिवाली वाला गाना है, या बुलबुल गा रही है वगैरह-वगैरह, ये सब उस ज़माने में बहुत हिट हुआ करते थे। हाँ। और लोग खुद ही गाते थे, लेकिन धीरे-धीरे जब वो प्लेबैक प्लेबैक। सिस्टम शुरू हुआ 37 35 से शुरू हुआ है, लेकिन करते-करते आई थिंक अर्ली 40 से ही ज़्यादा हुआ है कि लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि चलो अच्छा है। लोगों ने वैसे ऑब्जेक्शन पहले बहुत की। अगर आप फ़िल्म इंडिया के पुराने इश्यू देखें, ट्रांज़िशन पीरियड के, तो आप देखेंगे कि लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं, अरे ये कौन कौन गा रहा है? ये तो स्क्रीन फ़िल्म में पर्दे में कोई और है और वो गा कोई और रहा है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको बंद करवाओ वगैरह-वगैरह। ये आपको दिखेगा कैसा, हुँ, लोगों ने कहा। लेकिन धीरे-धीरे इंडिपेंडेंस के बाद मेरा ख़्याल है, ख़ास तौर पर जब बहुत ही हिट फ़िल्में बरसात और आवारा वगैरह आई, ख़ास तौर पर, और दूसरी महल आई, तो उससे फिर लोगों को डट गया कि चलिए ठीक है, गाने हुँ, वाले दूसरे हों तो, और वहाँ पर कुछ और हो तो चलेगा। हुँ, हुँ। लेकिन ये रिकॉर्डों वाले, फ़िल्मों वाले डरते बहुत थे। जैसे आपको पता ही होगा, आपको पता होगा कि जो महल का मशहूर गाना है, आएगा आने वाले, जब गाना आमतौर पर जब गाना रिकॉर्ड इश्यू करते हैं रिकॉर्ड पर, तो गाने वाले का नाम दिया जाता है, जैसे सैगल का नाम, अमीर भाई कर्नाटकी का नाम, क्योंकि वही एक्टर थे उस हुँ, ज़माने में तो। लेकिन वहाँ महल में
बजाय लता मंगेशकर का नाम देने के कामिनी नाम दिया हुआ है। मधुबाला भी नहीं दिया, क्योंकि हाँ, हाँ। मधुबाला ने तो गाया ही नहीं है। उन्होंने जो उसका स्क्रीन में नाम था कामिनी वो दिया है। हुँ, यानी ये गाना कामिनी ने गाया है ऐसा रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, तो अब हुँ, लता ने काफ़ी उसका ऑब्जेक्शन किया, तो धीरे-धीरे उसने बात को मनवा लिया कि जो गा रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। ये उसके क्रेडिट में जाता है कि उसने हिम्मत की और लोगों को बताया कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब तो और बाद और बाद में मुझे आपको पता है कि वही 5, 6, 10 लोगों ने डोमिनेट किया है और काफ़ी देर तक चलते रहे वो। काफ़ी अच्छा रन रहा उन लोगों का। हुँ, हुँ, दे डिज़र्व्ड इट टू। हुँ, हुँ। अच्छा, तो ये जो फ़िल्म मैगज़ीन्स अगर हैं, आपने तो फ़िल्म इंडिया का नाम लिया। हाँ अ, जी। एक दौर तक आपके हिसाब से सब्सटेंशियल फ़िल्म जर्नलिज़्म किन फ़िल्मी मैगज़ीन्स में हो रहा था? मतलब सिर्फ़ प्रमोशन नहीं, सिर्फ़ गॉसिपिंग नहीं, सिर्फ़ सो कॉल्ड एक एंटरटेनमेंट, एक जो मसाला के अलावा, मतलब पुल अप्स छापना, बड़े-बड़े फ़ोटो डालने के अलावा, कुछ ऐसा सचमुच एक सीरियस फ़िल्म जर्नलिज़्म का कोई दौर था क्या, आपने जो देखा है? पुराने अनफॉर्चुनेटली 30s 40s के पुराने मैगज़ीन के बारे में सुनते हैं, लेकिन मिलता सिर्फ़ एक ही है। हुँ, फ़िल्म इंडिया ही है जिसकी बहुत सी कॉपीज़ जो है 35 से लेकर 60 तक जब तक वो रहा, उसकी मिल जाती है कि उन लोगों ने सँभाल के रखा है, बाकी कोई मिलते नहीं हैं ज़्यादा। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या करते थे, लेकिन फ़िल्म इंडिया में भी सीरियस आर्टिकल छपते थे। अब्बास साहब फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते थे और दूसरे लोग जानकी दास ने भी और एक्टर खुद भी लिखा करते थे। उन लोगों ने लिखे हैं रफ़ली सीरियस हाफ़ सीरियस आर्टिकल आप कह सकते हैं, कुछ रिसर्च करके। लेकिन ज़्यादातर तो फ़िल्मों के बारे में, फ़िल्मों के गॉसिप समझ लीजिए, या फ़िल्म अच्छी है या बुरी है, उसके बारे में, या फिर फ़िल्मों के इश्तिहार बहुत हुआ करते थे, वो ज़्यादा थे। फ़िल्म फेयर से थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बदला कि उन लोगों ने जैसे बिमल राय और की फ़िल्मों को ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया वगैरह, लेकिन वहाँ भी तकरीबन आई थिंक वही रहा। लेकिन फिर भी किसी हद तक ठीक था। लेकिन जब स्टारडस्ट आ गया जो जिसने राजेश खन्ना के बेडरूम में जाके लिखना शुरू कर दिया वगैरह-वगैरह, उसके बाद तो बस भगवान ही मालिक है। कुछ ख़ास बात उसके बाद कुछ 1-2 सीरियस मैगज़ीन शुरू हुए थे। एक था फ़िल्म मैगज़ीन, फ़िल्म वर्ल्ड, आई थिंक मेरे पास उसकी कुछ कॉपीज़ हैं। दे रोट ओनली सीरियस आर्टिकल्स एक्चुअली बाय वेरी सीरियस पीपल एंड एवरीथिंग। तो चला नहीं, लोग खरीदते कहाँ हैं? हुँ, तो हुँ, मादरी में भी कुछ ना कुछ सीरियस आर्टिकल बीच-बीच में आया करते थे। हुँ, हुँ, लेकिन ऐसे चलते नहीं हैं, लोग ज़्यादातर गॉसिप ही पसंद करते हैं अनफॉर्च्यूनेटली। तो अ, मेरे हाँ, ध्यान में कोई ऐसा मैगज़ीन है नहीं है जो सीरियसली लिखता हो, सीरियसली कुछ एकेडमिक जर्नल कुछ आजकल कुछ हैं, जो कुछ यूनिवर्सिटियाँ छाप रही हैं, इंडिया में भी हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी से एक मैगज़ीन आता है, लेकिन वो तो एकेडमिक ही है, आम जनता उसको नहीं पढ़ती है। हाँ, हाँ। फिर कहिए कि मध्य प्रदेश फ़िल्म विकास निगम ने एक ज़माने में पटकथा हिंदी में निकाली थी, वो भी एक चीज़ है। हाँ, और मध्य प्रदेश में तो एक और नई दुनिया जो है, उन्होंने हाँ, उन्होंने कई विशेषांक निकाले थे। हाँ, हाँ, दे वर फुल ऑफ रिसर्च, वो बड़े हाँ, ही अच्छे थे। मेरे पास तकरीबन सभी हैं, हीरोज़ के ऊपर था, एक हीरोइन्स के ऊपर था, एक स्टूडियोज़ के ऊपर था, एक सब तरह के विदेशी फ़िल्मों पर भी था। हाँ, हाँ। दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सीरियस रिसर्च उसमें अलग-अलग लोगों ने आर्टिकल लिखे जी, थे। जी, जी। वो तो श्रीराम ताम्रकर थे जो उसको संपादित किया करते थे, उनके एडिटर हाँ श्रीराम जी, ताम्रकर। मैं उनसे हाँ जी। मिला भी था इंदौर में। अच्छा। मुझको ये बताइए सुरजीत जी, कि अब तो बहुत ही आम हो गया पिछले 20 वर्षों में कि फ़िल्मी कलाकारों या फ़िल्मी पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफ़ीज़ भी और ऑटोबायोग्राफ़ीज़ भी, ये बहुत कॉमन है। तो हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं कि प्राण ने अपने बारे में लिख दिया, तो दिलीप कुमार ने अपने बारे में लिख दिया, तो राज कपूर के बारे में किसी ने लिख दिया, तो गुरुदत्त के बारे में। लेकिन एक जो दौर गुज़रा, यानी इन 20 वर्षों, 25 वर्षों से पहले, आपको ऑटोबायोग्राफ़ीज़ का क्या मिलता है? अंदाज़ा लगता है कि मतलब मिसाल के तौर पर क्या केएन सिंह ने अपनी कोई ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी, या मोतीलाल ने कुछ कोशिश की, या देविका रानी ने? क्या है इसमें? आई थिंक ऑटोग्राफीज़ बहुत कम लोगों ने लिखी हैं शुरू में, बहुत कम लोगों ने लिखी हैं। मेरे ख़्याल में पुराने लोगों में कानन देवी ने शायद एक लिखी थी। अ,
और तो कोई याद नहीं आ रहा। उनके ऊपर दूसरे लोगों ने किताबें लिखी हैं। एक एक गांगर साहब हैं, जिन्होंने पुराने लोगों के ऊपर किताबें लिखी हैं। अमृत गांगर नाम के हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं पुराने लोगों जी, पर। जी। और वो जो और कुछ पूना वाले जो है नेशनल फ़िल्म आर्काइव, उन्होंने भी कुछ किताबें छापी हैं पुराने कलाकारों पर। लेकिन ऑटोबायोग्राफ़ी तक जहाँ तक ख़्याल है, मंटो की मशहूर है, जिसमें उसने लोगों के स्केच बनाए हैं, हाँ, अपना भी कुछ ना कुछ लिखा है। हाँ, हाँ। और तो कुछ याद नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी लिखी है। लेकिन इन सब के अलावा आपने आपने अच्छा किया कि इस तरफ ध्यान दिलाया मेरा। हाँ, इन सब के अलावा, मशहूर लोगों के अलावा, जो नामशहूर लोग हैं, हाँ। जैसे एक्स्ट्रा हैं, बैकग्राउंड डांसर हैं, हुँ। उन पर भी रिसर्च होनी चाहिए। उसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ गई जब से मैं एडवीना से मेरी मुलाकात हुई है, हाँ, हाँ, यानी हाँ। ईमेल के थ्रू हुई है, उनको मिला तो नहीं हूँ। तब से मेरी उसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी जूनियर आर्टिस्ट और बैकग्राउंड डांसर वगैरह हैं, उनकी पूरी की पूरी फ़िल्मोग्राफ़ियाँ तैयार की जाएँ, जहाँ तक हमें पता है, और उनकी लाइफ़ के बारे में अगर कोशिश की जाए, पता लगे, तो वो भी लिखना चाहिए। तो उसके बारे में जूनियर आर्टिस्ट, जिनको एक्स्ट्रा भी कहते हैं, उनके बारे में 2 किताबें तो लिखी जा चुकी हैं। और बैकग्राउंड डांसर पर भी जो इन्होंने एडवीना के साथ काम किया, एडवीना वायलेट जो हैं। हाँ, एडवीना वायलेट जिन लोगों को नहीं पता है बता दूँ, कि जो तीसरी मंजिल का बहुत मशहूर गाना है, ओ सीना जुल्फ़ों वाली जाने जहाँ, जो जुल्फ़ों वाली गाने के शुरू में जुल्फ़ें लहराती आती है, वो एडवीना मैडम ही है, वो एडवीना वायलेट ही है। उसको किसी का नाम नहीं पता था, और मैं बड़ी देर से ढूँढ रहा था, वो कौन है, कौन है? फाइनली आई थिंक 2015-14 के आस-पास मुझे पता चला अनायासी कि ये एडवीना वायलेट है और लंदन में रहती है। तो उससे उ उसके उ उनके वो 3 किताबें लिखी जा चुकी हैं, एक और डांसर पर लिखी जा रही है। तो उस पर काफ़ी कोशिश मेरी आजकल चल रही है, दोस्तों की मदद से कम से कम इन लोगों की फ़िल्मोग्राफ़ी तो बनाई जा सके, और इनकी नाम के साथ फ़ोटो जुड़ जाए, ताकि पता लगे कि ये अरे, ये क्लब में ये बंदे बैठे हैं। तो उस पर अच्छी अच्छी चल रही है, उसमें काफ़ी आनंद आ रहा है। मुझे तो सपने में भी ध्यान नहीं था, जब मैं बचपन में फ़िल्में देखता था, कि कोई ज़माना ऐसा आएगा जब ये हज़ारों फ़िल्में मेरी हार्ड ड्राइव पर होंगी, मैं जब चाहे देख सकूँगा। और गाने मेरे पास इतने ज़्यादा होंगे कि जो पुराने गुम हो गए हैं 30s 40s के, मैं सुन सकूँगा। सपने में भी मुझे ख़्याल नहीं था। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, किस्मत वाला समझता हूँ कि मैं इस युग में रह रहा हूँ, जहाँ ये सब मुझे मेरे पास है, और मैं इसको एन्जॉय कर सकता हूँ। और मेरे लिए तो मैं खुद अपने को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस वक़्त आपके साथ सीधी बातचीत हो पा रही है और मैं आपके अनुभव सुन पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद रेडियो पर अपने प्रोग्राम करते हुए आपकी वेबसाइट से कितनी ही इन्फॉर्मेशंस लेकर उसको एक भरोसेमंद प्रेज़ेंटेशन कर पाया बजाय इधर-उधर कुछ फ्लफ़ी कोई जानकारी देने के। मैंने फ़िल्म प्रेमियों के मन में आपकी वेबसाइट से ली हुई इन्फॉर्मेशंस को लोगों तक पहुँचाया है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक़्त आपसे बात हो रही है। सुरजीत जी मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा वक़्त अभी नहीं लेंगे लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम कि आगे आपके साथ क्या और पूछें जिससे कि और चीज़ें सामने आएँ। अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप हमको कुछ ऐसी बातें बताइए जो हमें नहीं मालूम और आप बताना ज़रूर चाहते हैं तो वो दर्ज हो जाएँगी और क्योंकि इतने एरियाज़ हैं आपके पास अपने फ़िल्म को के प्यार से जुड़े हुए कि अ, मेरे सवाल ख़त्म हो जाएँगे, आपके जवाब ख़त्म नहीं होंगे। आपकी बहुत मेहरबानी है। एक ही बात मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो आजकल आजकल जिस पर मैं पूरा ज़ोर लगा रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि 70-80% मेरा उसी पर ज़ोर लग रहा है। उसी, और वो समझो, मैं उसको अपनी लेगेसी समझता हूँ कि मैं 75 का हो गया हूँ, पता नहीं कब तक रहना है। लेकिन वो जब वो काम खत्म हो जाएगा, मैं चाहूँगा कि लोग मुझे वो उसी से ज़्यादातर याद करें। वो है हिंदी फ़िल्म गीतों का डेटाबेस। ऐसा है कि हिंदी फ़िल्म गीत कोश जो 1931 से लेकर 85 तक छप चुका है, उसका इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन वो किताबों की फ़ॉर्म में है, तो उसमें से बहुत से सवालों के जवाब ढूँढने बड़े मुश्किल हैं। जैसे राज कपूर ने कौन-सी फ़िल्मों में ने कौन से गानों में राज कपूर ने गाना नहीं गाया, लेकिन ऑडियंस में बैठा था, कैसे पता करें? हुँ, और या राज कपूर ने नरगिस के साथ कितनी फ़िल्मों में काम किया है, या हुँ, राज कपूर कन्हैया लाल ने किसी फ़िल्म में काम किया है या नहीं किया है। ये सब जानने के लिए इंटरनेट पर डेटाबेस के फ़ॉर्मेट में ये सब इन्फॉर्मेशन जानी ज़रूरी है। हुँ, उस पर मैं और हरमिंदर, समझिए
24 घंटे उस पर काम कर रहे हैं हम दोनों। वो डाटा एंटर करते हैं, मैं चेक करता हूँ, वेबसाइट पर पहुँचाता हूँ। वो डाटाबेस वेबसाइट जो है, उस पर हमने तकरीबन 10-12 हज़ार फ़िल्मों के सेंसर सर्टिफ़िकेट की इन्फॉर्मेशन डाल दी है। और जो 1951 से 60 तक की 1160 फ़िल्में हैं, उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी इन्फॉर्मेशन डालती है। फ़िल्मोग्राफ़ी यानी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और कास्ट, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और इसी दौरान के 51 से 60 तक के 9290 गानों की भी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें गाना किसने गाया है और स्क्रीन पर कौन था और साथ में कौन बैठे हैं, यह इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपको लिस्ट चाहिए कि देवानंद स्क्रीन में देवानंद के लिए किशोर ने कितने गाने गाए हैं और कहाँ-कहाँ था, वहाँ कौन-कौन बैठे थे, ये आप वहाँ उसको सर्च करके ढूँढ सकते हैं। अभी एक ही वॉल्यूम खत्म हुआ है, 1 साल लगा है। उसके बाद बाकी सारे वॉल्यूम भी हमने खत्म करने हैं। तो वो हमारा समझिए हमारा पेट प्रोजेक्ट है और हरविंदर सिंह भी समझता है कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ हरविंदर की और मेरी ये लेगेसी रहेगी कि ये डेटाबेस इन लोगों ने तैयार किया था जिस पर इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हिंदी फ़िल्मों की अवेलेबल है, ऑथेंटिक, बिल्कुल सोर्स्ड, जो और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये यही मैं आपसे कहना चाहूँ। ये कहाँ पर सुरजीत जी हम देख सकते हैं? मतलब जो इसकी अभी इसकी एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ। वेबसाइट का नाम है हिंदी फ़िल्म गीत कोश ऑनलाइन। अच्छा, और अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएँगे, जहाँ पर जाते रहते हैं, हाँ, तो वहाँ पर जो अगर फ्रंट पेज पर जाएँगे ना, तो फ्रंट पेज पर ही लिखा हुआ होता है हिंदी फ़िल्म डेटाबेस। उस पर क्लिक करो, तो आप डेटाबेस की वेबसाइट पर चले जाएँगे और वहाँ आप जाकर देखिए हिंदी और इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसको ब्राउज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दोनों ढंगों से अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा। उस पर तो पूरा उसको बताने के लिए तो और कई घंटे चाहिए, लेकिन ब्रीफ में इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये सब जो डेटाबेस में कीइंग का काम है, मतलब इन्फॉर्मेशन को सॉफ्ट फॉर्म में कीइंग करना, ये कौन करता है? मतलब ये तो बहुत ही मतलब कई हज़ार जिसे कहते हैं कि घंटों का काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, 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 या उसमें क्या है कि ज़्यादातर कीइंग का काम हरविंदर सिंह जी खुद करते हैं। मुझसे 5 अच्छा, साल छोटे हैं, लेकिन हाँ, बड़े हिम्मती हैं, वो करते रहते हैं, करते हैं। और हाँ, चेकिंग के लिए उन्होंने कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो एंटर करते हैं, उसका प्रिंटेड वर्ज़न जो गीत कोश है उससे मिलान करते हैं कि टाइपिंग गलती ना रह गई हो। 2-3 लोग उस काम में लगे हुए हैं हाँ, और जब वो सैटिस्फाई हो जाते हैं कि सब कुछ तैयार है, तो मुझे वो भेज देते हैं और मैं उसमें फिर पिक्चराइज़ेशन ऐड करता हूँ, क्योंकि वो तो गीत कोश में अवेलेबल नहीं है। कि हाँ, गाना किस पर पिक्चराइज़ किया गया है, कौन बैठे हैं। हाँ। तो जब ये सारा हो जाता है उसके बाद हम वेबसाइट पर डाल देते हैं। तो वॉल्यूम 3 जो है 51-60 वाला उसका काम कंप्लीट हो गया है। अभी वॉल्यूम 4 पर काम चल रहा है, 61 टू 70 वाला। हमें अच्छा। लगता है 3-4 साल में ये सारे के सारे वहाँ आ जाएँगे, सब कुछ वहाँ आ जाएगा। हाँ, हाँ। तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ बनाया गया है जिससे कि वो एक डायनामिक वेबसाइट की तरह रहे? क्योंकि या तो फिर आप हाँ, एक्सेल बिल्कुल। शीट में डालिए या नहीं, नहीं, वो हाँ, हाँ। हाँ जी, राइट। हाँ, हम सारा काम एक्सेल स्प्रेडशीट में होता है, हाँ, लेकिन वेबसाइट में डालने के लिए हम पीएचपी प्लस माइस्क्ल ये और जावास्क्रिप्ट ये तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है। मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में 20 साल तक काम किया है, तो मुझे उसका काफ़ी तजुर्बा है, तो मैं खुद ही वो सब सँभाल रहा हूँ। वाह! क्या बात है। ये तो बहुत ही अद्भुत काम हो रहा है। आप समझिए कि हम समझते हैं कि आप 100 साल तक जिएँ ताकि ये सब काम मैं भी चाहता हूँ कम से कम ये काम खत्म होने तक तो रहे जो बाकी अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी है, जो होना है वो तो होके रहेगा। अच्छा, अब हम लोग धीरे-धीरे आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं सुरजीत जी। कुछ ऐसे गानों के नाम आप लीजिए जो आपके अपने बड़े बहुत कुछ तो हैं ऐसे हमेशा करेंसी में रहते हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गाने जो आपको निजी तौर पर बहुत पसंद आते हैं और बहुत करेंसी में नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता ही होगा कि मुझे ज़्यादातर 90-60 तक ही फ़िल्मों और गानों में दिलचस्पी है, उसके बाद बहुत कम हाँ, दिलचस्पी है। ये आप खुद ही ये कहते तो हैं आपको पता बार-बार। है। हाँ, हाँ। और उससे पहले अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे फ़ेवरेट सिंगर कौन हैं, तो मैं आम तौर पर 2 लोगों के नाम लिया करता हूँ, एक सैगल साहब और एक नूरजहाँ। जी, तो अगर आप मुझे फ़ेवरेट गाने पूछेंगे तो मैं सैगल के गाने बताऊँगा और नूरजहाँ के गाने बताऊँगा। बताइए। तो सैगल साहब के हैं, दुःख के दिन अब बीतत नाही।
हाँ, हाँ। बहुत ही मेरा फ़ेवरेट है। हुँ, और जब दिल ही टूट गया मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है। हुँ, और उनकी तानसेन फ़िल्म जो है खुर्शीद के साथ है, वो तो मैं मेरा ख़्याल है 70-80 बार देख चुका हूँ, जब चाहे देख सकता हूँ। हुँ, उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होती है। हुँ, और नूरजहाँ की भी सभी फ़िल्में मुझे देखने में बहुत दिलचस्पी है, अनमोल घड़ी बार-बार देखता हूँ। हुँ, उसमें 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने इतने अच्छे गाने गाए हैं। नूरजहाँ के 4-5 गाने कितने जवां हैं, मोहब्बत से लेकर क्या क्या मिल गया भगवान वगैरह। और हुँ, सुरैया के भी डांस है, गाने हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। हुँ, और बाकी इन दोनों के अलावा अगर फ़िल्मी दुनिया के बंदों की बात करोगे तो सबसे फ़ेवरेट एक्ट्रेस मेरी मधुबाला हैं। हुँ, उनकी फ़िल्म चाहे जितनी चाहे हाँ, बार देख लूँ। हाँ, और हाँ। एक्टरों में एक्टर नहीं है लेकिन हीरो है, अच्छा मैनरिज़्म स्टाइल देवानंद मेरा सबसे फ़ेवरेट है। हुँ, हुँ, तो बाकी लोग तो ठीक है, चलता है, अच्छे हैं, दिलीप कुमार साहब भी पसंद है, किशोर भी पसंद है, रफ़ी भी पसंद है, लता भी पसंद है। लेकिन अगर आप कहें कि बिल्कुल पक्का बताओ तो मैं इन्हीं लोगों के नाम लेता हूँ, हुँ। हमेशा और हमेशा लेता रहूँगा। हाँ, ये तो हो गई गानों की और एक्टरों की बात। इसके अलावा म्यूज़िक डायरेक्टरों के हिसाब से अगर देखें, तो किस म्यूज़िक डायरेक्टर या डायरेक्टरों को आपने बहुत अलग डिस्टिंक्ट पाया? बिल्कुल वही जिन लोगों ने क्योंकि मुझे सैगल पसंद है, जिन लोगों ने सैगल को संगीत दिया है वही वही मुझे पसंद है। जैसे हाँ, तिमुर बरन है, पंकज मलिक है और खुर्शीद अनवर साहब ने एक फ़िल्म में दिया था। और नूरजहाँ को जिन लोगों ने फ़िल्मों में गवाया है वो लोग, वो सब बहुत पसंद है। हाँ, तो अनिल विश्वास साहब बहुत पसंद है कि उनकी किस्मत फ़िल्म बहुत ही मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म है। हाँ, तो और मुझे वही म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर और वो लोग पसंद हैं, जो म्यूज़िक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन गानों पर ज़ोर देते हैं। हाँ, जब से ऑर्केस्ट्रा पर एम्फेसिस आया है, शंकर जयकिशन जी को धन्यवाद करना चाहिए या हाँ। नहीं करना चाहिए। और उनके जितने भी चेले आए हैं शंकर के बाद, रवि आया है, उसके उनके चेले, कल्याण जी, आनंद जी उनके चेले, लक्ष्मी, उन सब के चेले कोलैबोरेटर आर डी बर्मन से लेकर, ये सब ने इतना शोर-शराबा इंस्ट्रूमेंटेशन का किया है, कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि गाना कौन गा भी रहा है, नहीं गा रहा है और कब बोल भी क्या रहा है। आजकल तो भगवान ही जानता है क्या हो रहा है। अच्छा, अब आप हमको ये बताइए कि इस करीब 100 बरस के फ़िल्मी इतिहास में बदकिस्मतियों के शिकार कौन लोग हुए जिन्हें आपके हिसाब से सही रिकॉग्निशन और सही अपॉर्च्युनिटी और वो पहचान मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली? काफ़ी हैं आई थिंक पुराने ज़माने में भी लोग होंगे, पर तकरीबन तकरीबन पुराने ज़माने में तकरीबन सभी ठीक ही थे क्योंकि स्टूडियो सिस्टम था ना, हुँ, तो सबको नौकरी मिलती थी, सबका ध्यान रखते थे, सबके पास पैसे होते थे, कुछ ना कुछ उनका काम चलता जाता था। जब से ये इंडिपेंडेंट बिना स्टूडियो सिस्टम के आया है, हुँ, तो और जब से ये फाइनेंशियल दूसरे किस्म के आए हैं, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद, हुँ, उसके बाद तो बहुत से लोगों के पास साथ बेइंसाफ़ी हुई है। हुँ, कुछ उनकी गलती भी है, कुछ उनकी अपनी भी क्योंकि जब उनको पैसा मिलता था बहुत ज़्यादा, जैसे भारत भूषण साहब हैं या क्या कहते हैं कुछ गायक भी हैं जो हम उनके बारे में सुना गया है कि वो भिखारियों की तरह पर वीटी स्टेशन पर देखा गया उनको या हाजी अली के पास भीख माँगते देखा गया या मुबारक बेगम के हर साल आता जाता था कि इनके पास पैसे नहीं है, मदद करो, हर साल उनका कुछ ना कुछ आता रहता था। तो कुछ तो उनकी बदकिस्मती है कि उनको काम ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन उन लोगों का भी दोष है, पैसे को सँभाल कर नहीं रखा। अब सरैया को देखो, उसका 60s के बाद काम खत्म हो गया, लेकिन उसने जो 40 से 65 जितने भी उसके पैसे थे, मेरीन लाइन्स में उसका फ्लैट था, उसको इतना सँभाल कर रखा है कि शी वाज़ नेवर सीन बेगिंग। लेकिन भारत भूषण को क्या हुआ? इतना सक्सेसफुल था और ये था, वो था, अपना बंगला बेचना पड़ा, ये बेचना पड़ा, वो बेचना पड़ा, एक्स्ट्रा के तौर पर काम करना पड़ा। तो दोनों बातें हैं। जहाँ तक म्यूज़िक वालों का ख़्याल, उनमें तो आई थिंक सबको पता ही है कि जयदेव के साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। खय्याम के साथ हुई है, इतने अच्छा म्यूज़िक दिया है, इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है, लोगों ने वायदे करके भुला दिए हैं। अगर आप जानना ही चाहते हैं, बाकी एक्टरों में भी ऐसे ऐसे लोग आई एम श्योर होंगे ज़रूर जिनके साथ हुई है, लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ। फ़िल्मी दुनिया स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बिल्कुल मनी माइंडेड हो गई है। जो सक्सेसफुल है, पॉपुलर है, वही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ये आपको पता ही है। जी। अच्छा ये जो फिर चलता है वो चलता है, जो नहीं चलता है उसको फिर छोड़ दो, भूल जाओ। हाँ, 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 हाँ। फिर आप ये भी देखेंगे एक चीज़ सुरजीत जी, क्योंकि आप लोग तो अमेरिका या मतलब इधर रहते हैं जो फ़िल्म प्रेमी आपस में जुड़े हुए हैं,
इस बात को ज़रूर आप लोग बार-बार कहते होंगे या कहना चाहिए कि ये सब तो एक नेशनल ट्रेज़र है, मतलब जो फ़िल्म एक्टिविटी है, चाहे वो फ़िल्म पोस्टर है, फ़िल्म बुकलेट है, सॉन्ग बुकलेट है, या फिर और पब्लिसिटी मटेरियल प्रिंट से लेकर और वो, या फ़िल्मों के अपने प्रिंट, जो तो फ़िल्में ज़्यादा बिज़नेस देती रहती हैं, उनको ठीक से प्रिज़र्व कर लिया जाता है और उनके साल दर साल प्रिंट भी बने रहते हैं। लेकिन ऐसी फ़िल्में जिनमें हो सकता है कि वो बिज़नेस ना कर पाई हों, लेकिन हम लोगों के यहाँ फ़िल्मों के, या मतलब डॉक्यूमेंटेशन और रख-रखाव के लिए कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। जबकि जिसे कहा जाता है कि आर्काइविंग और कंज़र्वेशन, इस ट्रेज़र का जो 100 बरसों में क्रिएट हुआ, उसमें बहुत सारी ऐसी फ़िल्में इस बीच में, मतलब सब लोग जानते हैं कि आलम आरा आज आपके बीच में नहीं है। नीचा नगर जैसी फ़िल्मों की प्रिंट आपको बहुत थी, या रोटी के, मतलब ये सब बातें भी होती हैं। और बहुत सारी फ़िल्में तो आप जैसे कनौसियर्स और शौकीन लोगों के बल पर सर्कुलेशन में हैं, और बहुत सारी ये जो यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो हम शायद नेशनल फ़िल्म आर्काइव के पास भी ना हो। या नहीं, ये तो मैंने बताया ना, मैंने पहले आपको कहा था कि मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे पास हज़ारों फ़िल्में हैं जिनको मैं देख सकता हूँ। लेकिन जो नहीं है, वो मैं क्या और हमारे दोस्त सभी, उन सब बातों को याद करके तो रोना आता है कि ये सब हमने क्यों भुला दिया? हमारी फ़िल्में कहाँ गई? हिट नहीं थी तो क्या हुआ? उन लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया था, हमारा धरोहर था, और पुराने मैगज़ीन नहीं रहे, पुरानी फ़िल्में नहीं रहे, तो हमें तो जब भी कहीं से पता चलता है कि कोई फ़िल्म अवेलेबल है, तो तुरंत लेने को तैयार हो जाते हैं। अभी 4-5 साल पहले की बात है कि हमारे दिल्ली के एक दोस्त ने बताया कि सहगल साहब की पुरानी खोई हुई फ़िल्म कारवाने हयात अवेलेबल कहीं से है, और वो $400 माँगता है। तो हमने कहा, अरे! कोई बात नहीं है। हमने अपने 4-5 दोस्तों को इकट्ठा किया, सबने 80-80 डॉलर डाले, उसके हवाले पैसे किए और फ़िल्म ले ली, और फ़िल्म लेके तुरंत उसको यूट्यूब पर डाल दिया ताकि सभी दुनिया उसको देख सके। हुँ, तो हमें जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है, हम ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली तो बहुत सी फ़िल्में तो जो हैं, किसी भी प्राइस पर अवेलेबल नहीं है। हुँ, काफ़ी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आलम आरा है, मैंने देखी है, लेकिन स स सच्चे ढंग से, असली ढंग से किसी के पास ऐसा हो, ऐसा कहीं पता नहीं चला है। तो कोशिश जारी है, आर्काइव वाले भी कोशिश करते हैं बेचारे। वो लेकिन बड़ी देर से उन्होंने काम शुरू किया है ना, लेट 60s में शुरू हुआ। हुँ, तब तक तो कितने समझो 30 से ज़्यादा साल हो गए थे फ़िल्में बनते हुए, हुँ, टॉकीज़ बनते हुए। हुँ, तो लेकिन कर रहे हैं बेचारे वो भी, जहाँ भी उनका कोशिश होता है। वेरी कमेंडेबल वर्क दे आर डूइंग, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, नो हुँ, क्वेश्चन अबाउट दैट। यस। जी, जी, जी। तो बहुत शुक्रिया सुरजीत जी, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। और मज़ा से ज़्यादा ये है कि ये इतनी ज़रूरी और इतना महत्वपूर्ण काम आप लोग कर रहे हैं, अ, चूँकि ये मीडियम रीचेबल भी है। ये नहीं है कि ये किसी, आप मिशिगन या कैलिफ़ोर्निया के किसी कमरे में बैठकर कर रहे हैं और वो आपके साथ ही है। जो कर रहे हैं वो उसी वक़्त ऑनलाइन अवेलेबल है, और इस तरह का काम हम समझते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को, मेरे जैसे आदमी के लिए तो आप लोगों के मन में हमेशा ही एक इज़्ज़त, और आप लोगों को वो पूरी शक्ति मिले, वो ताकत मिले, और आप और इस काम को कर पाएँ। ये मैं कहना चाहता हूँ। कुछ और आप कहना चाहते हो तो बताइए? नहीं, बस आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी कि मुझे कुछ आपसे बताने बताने का मौका दिया। बहुत आनंद आया आपसे बातें करके। मैं घबरा रहा था, पता नहीं क्या-क्या पूछेंगे आप इंटरव्यू में, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी इतनी वो क्या कहते हैं, पीसफुल है और आपका बात करने का ढंग भी इतना इंटरेस्टिंग है कि कुछ महसूस नहीं हुआ कि कुछ मेरा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, ऐसा कुछ लगा नहीं। बड़ा ही जी। आनंद आया, बड़ा ही अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया सुरजीत जी, आपने हमारे लिए इतना वक़्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ और मेरे मन में सवाल बचे होंगे, या फिर कुछ और बातें आपकी भेजे हुए लिंक्स या अपडेट्स के बेसिस पर कुछ बनेगा, तो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।